हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ पटेल। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। और ये है आपके मैग्नेट ब्रेन्स की पूरी ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम की टीम जो कि आपको मदद कर रही है आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। सो मैग्नेट ब्रेन्स पे ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम के सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। आप इन सभी के वीडियोस प्लेलिस्ट में जाके अच्छे से चेक कर सकते हैं, नहीं तो वेबसाइट के माध्यम से या फिर ऐप के माध्यम से आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। चाहे हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे ज्योग्राफी हो, सोशियोलॉजी हो, इकोनॉमिक्स हो या लीगल स्टडीज हो, ये सभी सब्जेक्ट आपको मैग्नेट ब्रेन्स पर मिल जाएंगे। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक नए चैप्टर के बारे में, दैट इज ग्लोबलाइजेशन। आपकी जो बुक है कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, उसका चैप्टर नंबर 9 जो कि लास्ट यूनिट है, लास्ट चैप्टर है, दैट इज ग्लोबलाइजेशन। हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखा जाए तो ये वाला चैप्टर सबसे इजी चैप्टर है आपके बुक का, क्योंकि इसमें मोर और एवर जो आपने अभी तक पूरी जो कहानियां सुनी हैं, आपने अभी तक जो पूरी कहानियां देखी है, उनमें कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन का एंगल जरूर होता है। तो यहां पे हम लोग ग्लोबलाइजेशन के बारे में बात करेंगे। अब जैसे ही मैंने बोला ग्लोबलाइजेशन, अब ये टर्म तो ऐसा है कि आपने बहुत बार सुना होगा, क्लास 12th में आने से पहले ही ये टर्म आपने बहुत बार सुना होगा। या तो आपने ये सुना होगा कि इंडिया ने अपनी ग्लोबलाइजेशन वाली पॉलिसी, या हम कहते हैं इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन वाली पॉलिसी, कब अपनाई थी? 1991 में अपनाई थी। सो आपने ये देखा होगा कि इंडिया को अगर हम देखें तो इंडिया वर्ल्ड से कनेक्ट हुआ था 1991 के दौरान। लेकिन ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है? हम अगर इंडिया को थोड़ी सी देर के लिए भूल जाएं, अगर हम इंडिया को थोड़ी सी देर के लिए ऐसा सोचे कि इंडिया और ग्लोबलाइजेशन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम इन जनरल ग्लोबलाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपने ग्लोबलाइजेशन के बारे में आप क्या समझते हैं? ग्लोबलाइजेशन के बारे में बेसिकली हम समझते हैं इंटरकनेक्टनेस, है ना। हम ये देखते हैं कि कैसे हम इंडिया में होते हुए, कैसे हम जो अमेरिका में जो हमारे रिश्तेदार है या फिर वहां पे कोई लोग रह रहे हैं, हम कैसे आपस में कनेक्टेड हैं। ठीक है। अब टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा रोल रहा है ग्लोबलाइजेशन, ये जो फिनोमिना है, इसको एकदम मजबूत करने के लिए। अगर टेलीफोन्स नहीं होते, अगर ये स्मार्टफोन्स नहीं होते, अगर फेसबुक नहीं होता, इंस्टाग्राम नहीं होता, तो शायद ग्लोबलाइजेशन में वो बात नहीं होती। ग्लोबलाइजेशन का मतलब हम यूजुअली कहां से देखते हैं? हम इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस या इकोनॉमिक इंटरकनेक्टनेस से देखते हैं। लेकिन ग्लोबलाइजेशन सिर्फ इकोनॉमिक टर्म्स में नहीं है, ग्लोबलाइजेशन कल्चरल टर्म्स में भी है। आप लोग देखते होंगे कि इंडिया के कल्चर को बहुत सारे लोग जो विदेश में रहते हैं वो बहुत अच्छे से अपनाते हैं, वो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। सो अगर आप ये सोचते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक टर्म से है, तो हम ग्लोबलाइजेशन की गलत डेफिनेशन पे जा रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन का पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस भी है, ग्लोबलाइजेशन का कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस भी है, ग्लोबलाइजेशन का इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस भी है। सो ग्लोबलाइजेशन को हम कह सकते हैं मल्टी डायमेंशनल है। जो ग्लोबलाइजेशन है वो मल्टी डायमेंशनल फिनोमिना है। क्लियर है? इतना आपको समझ में आ गया है। अब हम इस पूरे वीडियोस में, इस पूरे चैप्टर में हम लोग क्या बात करेंगे, मैं आपको एक पूरा ओवरव्यू दे देता हूं कि इस पूरे यूनिट में हम कहां कहां बात करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या है। सो हमने ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, अलग अलग स्टोरी के फॉर्मेट में समझेंगे, अलग अलग कहानियां लेंगे और उन कहानियों में से हम जो कहते हैं ना सार निकालना, उनका एक सारांश निकालना, व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी, वैसा करके हम ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। फिर हम कॉजेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन को समझेंगे कि ग्लोबलाइजेशन आखिर ये फिनोमिना आया कहां से, इसके पीछे का क्या रीजन था, तो हम लोग कॉजेज के बारे में बात करेंगे। देन पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, वो बात करेंगे। फिर इंडिया और ग्लोबलाइजेशन के बारे में बात करेंगे। और आपने भी देखा होगा या आप अब तक समझ ही गए होंगे कि हर चीज के अच्छा पहलू भी होता है और एक बुरा पहलू भी होता है। कोई भी आपके साथ में जीवन में अगर कोई घटना भी घट रही है, अगर आपके साथ में कोई सिचुएशन भी ऐसी आ गई है, तो हर सिचुएशन का प्लस एंड माइनस दोनों होते हैं, है ना। सो ये हमारे ऊपर रहता है कि हम उस चीज को कैसे देखें। तो सेम वे में हम लोग ग्लोबलाइजेशन के प्लस वाला पॉइंट और माइनस वाले पॉइंट दोनों को हम समझने की कोशिश करेंगे यहां पे। क्लियर है? इतना आपको समझ में आ गया है। अब हम स्टार्ट करते हैं
हमारे इस वीडियो के टॉपिक को, दैट इज कंसेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। और ये जो कंसेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन है, इसको हम एक स्टोरी, हम एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। 3 अलग अलग कहानियां लेंगे, 3 डिफरेंट स्टोरीज के बारे में बात करेंगे, उससे आपको ग्लोबलाइजेशन का एक पूरा हॉलिस्टिक मीनिंग समझ में आ जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं। जनार्दन वर्क्स इन अ कॉल सेंटर, ही लीव्स लेट इन द इवनिंग फॉर द वर्क। अब ये जो है इंसान, ये है जनार्दन, और ये कॉल सेंटर में काम करते हैं। और ये क्या करते हैं, ये शाम के समय वर्क पे जाते हैं। कॉल सेंटर में काम कर रहे हैं, रात का काम होता है इनका, रात में बात करनी होती है इनको कस्टमर से फोन पे, ठीक है। सो इनका लेट इवनिंग में इनका काम होता है, तो ये शाम को निकलते हैं, बढ़िया तैयार वैयार होके अपने घर से निकलते हैं। लेकिन जब ये ऑफिस पहुंच जाते हैं तो ये इनका नाम जनार्दन से हो जाता है जॉन, ठीक है। ऑफिस पहुंचते इनका नाम जनार्दन से हो जाएगा जॉन। बिकम्स जॉन व्हेन ही एंटर्स हिज ऑफिस, acquire a new accent and speak a different language than he does when he is at home to communicate with his clients who are living thousands of miles away। अब क्या बताया कि जनार्दन घर से निकले, शाम को घर से निकले, तैयार वैयार होके घर से निकले हैं, और वो ऑफिस पहुंचते ही उनका नाम हो गया है जॉन। अब जॉन जब ऑफिस पहुंचते हैं तो वो एक अलग लैंग्वेज में बात करते हैं, एक अलग एसेंट में ये बात करते हैं। हो सकता है ये घर पे हिंदी में बात कर रहे हो, लेकिन ऑफिस पहुंच के जब वो कॉल सेंटर में जब वो क्लाइंट से डील करेंगे, तब वो अंग्रेजी, तब वो इंग्लिश का प्रयोग करेंगे और वो इंग्लिश में बात करेंगे। तो यहां तक हमने क्या देखा कि जब तक जनार्दन घर पे थे, वो अपनी मातृभाषा जो वो घर पे बोलते हैं वो उसमें बात कर रहे थे, चाहे हिंदी हो, चाहे गुजराती हो, चाहे मराठी हो, ठीक है। वो अपनी घर पे एक अपनी भाषा में बात कर रहे थे। और लेकिन ऑफिस पहुंचते ही उनका एक हमें नया अवतार देखने को मिलता है, चाहे वो नाम से हो, चाहे उनके एसेंट हो, बोलने का एसेंट हो, साथ ही साथ चाहे उनकी भाषा हो, हमें टोटली उनका एक नया रूप देखते हैं। He works all night, which is actually a daytime for his overseas customer. Janardhan is rendering a service to somebody who in all probability he is never likely to meet physically. अब जनार्दन जो है वो रात भर काम करते हैं और कॉल सेंटर में काम कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स उन पे फोन पे बात करना होता है। कस्टमर्स की कोई भी प्रॉब्लम्स हो, वो उन प्रॉब्लम्स को सुनते हैं, उनका सॉल्यूशंस निकाल के उनको देते हैं, ठीक है। उनको बेसिकली सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अब अगर आप देखो तो ये जो जॉन है, जो ऑफिस में काम कर रहे हैं, जिनका कि नाम जनार्दन है, ये जो इंसान है, ये कभी भी अपने क्लाइंट को फेस टू फेस नहीं मिल रहे। इनका काम कैसा है कि फोन पे बात करना है, फोन पे उनकी सारी समस्याओं को सुनना है और उनकी समस्याओं का निवारण, उनकी समस्याओं का हल निकालना है। तो जो इनके कस्टमर है वो ओवरसीज हैं। फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि ये यूएसए के कस्टमर से इनका बात करने का ये इनका टास्क है, ठीक है। तो अब अगर इंडिया में रात हो रही है तो ऑफ कोर्स वहां पे सुबह का समय होगा, वहां दिन का समय होगा। तो ये क्या हो रहा है, वो उन कस्टमर से बात कर रहे हैं जिनके लिए दिन का समय है। यूजली जैसे आपको भी कोई समस्याएं होती है, अगर मान लो आपने कोई एसी वगैरह लिया है, आपने कुछ भी फ्रिज वगैरह लिया है, तो आपको समस्या होगी। तो हम लोग जब कॉल सेंटर पे, जब हम लोग कस्टमर केयर पे बात करते हैं, तो हम लोग यूजली दिन के समय बात करते हैं कि इस समय शायद हो सकता है कोई फोन पिकअप कर ले। तो वैसे ही जब यूएसए के क्लाइंट्स इनको फोन करते हैं तो यूएसए में तो दिन हो रहा है, लेकिन इंडिया में रात हो रही है, ठीक है। इतना आपको क्लियर हुआ। This is his daily routine. His holiday also not correspond to the Indian calendar, but to those of his client who happen to be from US. साथ ही साथ ये बताया गया है कि ये जनार्दन का डेली का शेड्यूल है। जनार्दन की जो छुट्टियां होती है वो यूएसए की छुट्टियों को देख के होती है। इंडिया में दिवाली है, राखी है, उससे जनार्दन की छुट्टी नहीं होगी। जनार्दन की छुट्टी होगी कि यूएसए में कब छुट्टियां हैं तब इनकी छुट्टियां होंगी। तो हमने ये देखा है कि एक इंसान जो कि इंडिया में है, जो कि यूएसए के क्लाइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि यूएसए के क्लाइंट्स को उनकी समस्याओं को निवारण कर रहा है, तो वो पूरा उनके हिसाब से उनका शेड्यूल है, चाहे नाम का हो चाहे बात का हो, तो वो पूरा अपने हिसाब से वो यूएसए के हिसाब से अपना काम कर रहा है। ये पहली स्टोरी हुई। अब आप सोचेंगे कि सर आपने तो इस स्टोरी का मॉरल ही नहीं बताया, इस स्टोरी के हम लोग कंक्लूजन पे ही नहीं आए। सब्र करो, थोड़ी सी शांति रखो। हम पहले तीनों स्टोरी समझेंगे, फिर उन तीनों स्टोरी से क्या कंक्लूजन निकलता है हम उस कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। फिर बात आती है रमाधारी की, ठीक है। रमाधारी हैज गॉन शॉपिंग टू बाय अ बर्थडे गिफ्ट फॉर हिज 9-year-old डॉटर, ठीक है।
रमाधारी क्या है, वो उनकी बेटी का बर्थडे था तो वो गए, उनको साइकिल खरीदना था, ठीक है। अब उन्हें अपनी बेटी को साइकिल बर्थडे में गिफ्ट देना था। तो अब जब वो मार्केट में गए, जब वो साइकिल खरीदने गए, तो जब भी हम मान लो कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, अगर आप कोई भी सामान खरीदते हो तो आप अपने मन में कोई ना कोई चीज रखते हो कि मुझे ये सामान 10 रुपए तक का लेना है, मेरा बजट 500 रुपए तक का है, हम ऐसी कुछ चीजें सोचते हैं। तो वैसी ही बात है, रमाधारी ने कुछ सोच के रखा होगा कि मेरा बजट इतना है, मुझे इस बजट के अंदर ही साइकिल खरीदनी है, ठीक है। तो अब ये बाजार में चले गए, ये साइकिलों की दुकान पे चले गए। नाउ ही हैज प्रॉमिस्ड her a small cycle and decided to search for a market for something he finds affordable as well as of reasonable quality। फिर अब उन्होंने जब साइकिल का प्रॉमिस किया है तो वही वो कि अच्छे मतलब सस्ते दाम में और अच्छा मिल जाए। हर मिडिल क्लास मैन यही चाहता है कि कम रुपए में अच्छी क्वालिटी वाली चीज मिल जाए। तो वैसे ही रमाधारी ने सोचा है कि कुछ ऐसी कोई चीज मिल जाए। He finally does buy a cycle which is actually manufactured in China but is being marketed in India. It meets its requirement of quality as well as affordability and Ramadhari decided to go ahead with this purchase। अब जब वो साइकिल की दुकान पे जाते हैं तो साइकिल की दुकान पे हमें पता है कि तमाम तरीके की साइकिल दिखाई जाती है, कोई एक तरीके की साइकिल थोड़ी ना दिखाता है। जब भी हम बाइसिकल की शॉप पे जाते हैं तो बहुत सारी साइकिल्स दिखाई जाएगी। अब इन बहुत सारी साइकिल्स में से जो उन्हें अच्छी क्वालिटी में लगेगी, साथ ही साथ जो वो अफोर्ड कर सकते हैं, वो बिल्कुल उस साइकिल को लेंगे। तो जो रमाधारी को जो साइकिल पसंद आई है, ये साइकिल बेसिकली चाइना के द्वारा मैन्युफैक्चर्ड हुई गई थी, लेकिन इंडिया में इसे बेचा जा रहा है, इंडिया में इसकी मार्केटिंग की जा रही है। अब ये इतना नहीं सोचेंगे ना कि चाइना की है कि कहाँ की, इन्हें दिख रहा है ना मेरे रुपए कहाँ पे लग रहे हैं, मेरे रुपए कहाँ पे बच सकते हैं। तो इन्हें लगा कि ये साइकिल बेस्ट है, तो इन्होंने ये साइकिल ले ली, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होता है, लास्ट ईयर रमाधारी ऑन हिज डॉटर्स इंसिस्टेंस हैज बॉट अ बार्बी डॉल विच वाज ओरिजिनली मैन्युफैक्चर्ड इन द यूएसए बट वाज बीइंग सोल्ड इन इंडिया। फिर हम लास्ट ईयर के बर्थडे पे चल जाते हैं। तो लास्ट ईयर के बर्थडे पे उन्होंने बार्बी डॉल दी थी अपनी बेटी को। जब वो बार्बी डॉल देते हैं अपनी बेटी को, तो वो बार्बी डॉल कहां पे थी, वो बार्बी डॉल यूएसए में बनी थी, लेकिन वही इंडिया में बेची जा रही थी, ठीक है। ये थी दूसरी स्टोरी। इसके कंक्लूजन पे भी आएंगे, सब्र रखो, इतनी भी जल्दी क्या है। फिर तीसरी स्टोरी में क्या होता है, सारिका इज अ फर्स्ट जनरेशन लर्नर who has done remarkable well throughout her school and college life by working very hard. She has now an opportunity to take on a job and begin an independent career which a woman of her family had never dreamt of earlier। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो सारिका है, सारिका ने बहुत मेहनत की है। अब चाहे हम उसके स्कूल पीरियड से देखें, चाहे हम कॉलेज लाइफ से देखें, सारिका ने बहुत ज्यादा मेहनत की है, अच्छे मार्क्स लाती थी, टॉप करती थी, और जब वो अब एक अच्छी जगह से उसने पढ़ाई कर ली, नौकरी वोकरी लगने पे आ गई, एक इंडिपेंडेंट करियर बन सकता है, ठीक है। अब उसने इतनी मेहनत करी है, लेकिन उसकी फैमिली में वो पहली महिला थी जिसको की नौकरी लग रही है और जिसने सोचा है कि मैं अपना करियर खुद बनाऊंगी, जिसने ये सोचा है कि मैं अपना करियर अब खुद बनाऊंगी, जब मैंने इतनी पढ़ाई की है तो मैं अपना करियर खुद बनाऊंगी। ये उसके परिवार में पहली महिला थी। आप कई बार गांव वगैरह में देखते हैं कि अब तो खैर चीजें बहुत सही हो गई है, लेकिन अगर हम आज से 10-12 साल ही पहले चले जाएं तो चीजें इतनी सही नहीं थी। वहां पे एक लड़की नौकरी पे जा रही है, बहुत बड़ी बात होती थी, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ सारिका के केस में हुआ। तो यहां पे क्या होता है, while some of her relatives are opposed, she finally decided to go ahead because of some new opportunities that have been made available to her generation। अब जब सारिका घर आई, सारिका ने घर पे बताया कि देखो भैया, मुझे 12 लाख का पैकेज लगा है, मुझे 10 लाख का पैकेज लगा है, मैं तो नौकरी करना चाहती हूं, मैंने इतनी मेहनत की है, अब मैं नौकरी करूंगी। अब जब उसने ये बताया तो जो समाज के 4 लोग रहते हैं वो ताना मारना शुरू हो जाते हैं। इन्होंने वही काम किया, ताना मारना, बातें बनाना शुरू कर दिया। ये 4 लोग बोलने लग गए कि नहीं ऐसा नहीं, ये नहीं, लेकिन सारिका ने सोचा नहीं भैया, मैंने तो बड़ी मेहनत की है, ये 10-12 लाख का जो पैकेज है, मुझे तो नौकरी करनी है। तो ये थी हमारी तीसरी स्टोरी। अब हमने इन तीनों स्टोरी में देख लिया, एक हमने जनार्दन की स्टोरी देखी, दूसरे हमने रमाधारी की स्टोरी देखी, तीसरी हमने सारिका की स्टोरी देखी। अब जिसका आपको था इंतजार, वो घड़ी आ गई है। अब हम बात करेंगे कि इन स्टोरी का मॉरल क्या निकला है, इन स्टोरी से हमने समझा क्या है। सो इन स्टोरी से हमने क्या समझा है वो अब हम यहां पे समझने की कोशिश करेंगे। All 3 examples illustrate an aspect each of what we call a globalization।
अब यहाँ पे ये बताया गया है कि ये जो तीनों एग्जाम्पल, ये या जो तीनों स्टोरीज हैं, इन तीनों स्टोरीज में हम कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं। यहाँ पे हम ग्लोबलाइजेशन को समझते हैं। कैसे समझते हैं, देखते हैं। पहली स्टोरी में क्या था? इन द फर्स्ट इंस्टेंस जनार्दन वॉज पार्टिसिपेटिंग इन ग्लोबलाइजेशन ऑफ सर्विसेज। पहले इंस्टेंस में हम देखते हैं, जब हमने जनार्दन की स्टोरी देखी थी कि जब वो कॉल सेंटर में काम करता है और वो किसी विदेश, मैंने एक कंट्री का एग्जांपल ले लिया लाइक यूएसए, वो यूएसए के क्लाइंट्स की सारी समस्याओं को सुनता है, उसका सोल्यूशन निकालता है। तो जनार्दन क्या कर रहा है? बेसिकली उनको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। जनार्दन इंडिया में है, लेकिन वो सर्विसेज किसको प्रोवाइड कर रहा है? वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है जो कि यूएसए में है। ठीक है, तो जनार्दन इंडिया में है लेकिन वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है जो कि यूएसए में है, और यूएसए वाले को भी नहीं पता कि जिससे हम बात कर रहे हैं वो इंडिया में बैठ के वो इंडिया में है, क्योंकि यूएसए वाले को लग रहा है हाँ जॉन, बताओ जॉन, है ना, वो ऐसे करके अपनी समस्या का निवारण कर रहे हैं। देन रमाधारी बर्थडे purchase tell us something about the movement of commodities from one part of world to the another। अब जब हमने रमाधारी के बर्थडे, रमाधारी की लड़की के बर्थडे के बारे में बात किया था, तो हमने देखा कि कैसे एक देश से बनी हुई चीज दूसरे देश में बेची जाती है। यहाँ पे कमोडिटी मूव हो रही है। वो साइकिल चाइना से आई इंडिया, वो बारबी डॉल आई यूएसए से इंडिया। तो हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पे कमोडिटीज का मूवमेंट हो रहा है। ऐसा नहीं है कि चीजें अगर चाइना में बनी है तो चाइना में ही बिकेगी। आज के टाइम में क्या होता है कि सामान चाहे कहीं पे भी मैन्युफैक्चर्ड हो रहा है, लेकिन उसकी मार्केटिंग कहां पे हो रही है? उसकी मार्केटिंग हो रही है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, तो सेकंड इंस्टेंस में हम क्या देखते हैं? सेकंड इंस्टेंस में हम देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जो कमोडिटीज हैं वो किसी एक पार्ट में बन रहा है लेकिन उसे दूसरे पार्ट में बेचा जा रहा है। समझ में आ गया? अब हम तीसरे बारे में बात करते हैं, सारिका के बारे में बात करते हैं। Sarika is faced with a conflict of values, partly originating from a new opportunity that earlier was not available to the women in her family, but today is a part of reality that has gained a wider acceptability। अब हमने सारिका के उसमें क्या देखा है? सारिका के उसमें हमने कॉन्फ्लिक्ट देखा है। कॉन्फ्लिक्ट किस में देखा है? एक वैल्यू में कॉन्फ्लिक्ट देखा है हमने। कॉन्फ्लिक्ट देखा है एक सोच में देखा है। आप भी देखते हो ना, एक सोच में कॉन्फ्लिक्ट होता है कि लड़की बोल रही है मुझे करना है और लेकिन घर के बोल रहे हैं तुझे नहीं करना है। तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे एक सोच में कॉन्फ्लिक्ट आना शुरू हो जाता है। एक सोच में आने लगता है कि दो अलग अलग पर्सपेक्टिव आ जाते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन में ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ इकोनॉमिक बात कर रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन में ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ सर्विसेज के बारे में बात कर रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन में हम ये जो वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, ये जो वैल्यूज का जो कॉन्फ्लिक्ट आता है, हम इसके बारे में भी बात करते हैं। क्लियर है? तो इन तीनों स्टोरी से क्या पता चल रहा है? इन तीनों स्टोरी, इन तीनों एग्जाम्पल से हम ये कंक्लूजन निकाल पा रहे हैं कि हम जो है बहुत ज्यादा इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे पे, और कहीं ना कहीं ये इंटरडिपेंडेंसी ग्लोबलाइजेशन को जन्म दे रही है। क्लियर है? ये वाली चीज आपको यहां पे समझ में आ गई है। आई होप, मुझे ये विश्वास है कि मैंने आपको बहुत अच्छे से ये तीनों एग्जाम्पल और ये तीनों स्टोरी आपको मैंने बहुत अच्छे से समझा दिए हैं। If we look for example of the use of term globalization in real life, we will realize that it is used in various contexts. Let us look some of the examples different from the ones that we have read now. ठीक है, अब तक जो हमने पढ़ा था वो तो एक एग्जाम्पल्स अलग हो गए, लेकिन अब हम कुछ और एग्जाम्पल्स को लेते हैं। ये और एग्जाम्पल्स आपको मदद करेंगे, एक नया डायमेंशन देने की कोशिश करेंगे। बेसिकली ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कंसेप्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। और जब हम कंसेप्ट की बात करते हैं तो कंसेप्ट में चीजें थोड़ी सी स्ट्रेच होगी। कंसेप्ट में आपको अलग अलग डायरेक्शन से एग्जाम्पल दिए जाएंगे ताकि आपके जो दिमाग के जो स्क्रू हैं वो थोड़े से खुले और आप अलग अलग डायमेंशन से सोचें। आप सिर्फ इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से ना सोचें, आप सिर्फ पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से नहीं सोचें। कंसेप्ट में यह है कि आपको चारों दिशाओं से आपके दिमाग पे प्रेशर डाला जाएगा कि आप लोग हॉलिस्टिकली सोचें कि हॉलिस्टिकली ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है। ठीक है, सो यहां पे हम कुछ और एग्जाम्पल लेंगे, और ये एग्जाम्पल किस लिए हैं? ये एग्जाम्पल इसलिए हैं कि आप अलग अलग डायरेक्शन से सोचें, आप अलग अलग तरीके से सोचें यहां पे। ठीक है, सो कुछ और एग्जाम्पल को देखते हैं। यहां पे क्या बताया गया है? सम फार्मर्स कमिटेड सुसाइड बिकॉज देयर क्रॉप फेल्ड। They had brought a very expensive seed supplied by a multinational company। अब यहाँ पे बताया गया कि कुछ फार्मर्स ने सुसाइड कर लिया है। क्यों सुसाइड कर लिया है? क्योंकि उन्होंने जो खेत में जो फसल बोई थी वो फसल अच्छी नहीं हुई है, या वो फसल उग ही नहीं पाई है।
ठीक है। और जो उन्होंने ये जो बीज लिए थे, जब भी किसान खेती करता है तो उसको कुछ बोना पड़ता है उसके अंदर, है ना, कुछ बोना पड़ता है। तो जब वो बोता है तो वो सीड्स जब किसान लेता है, तो यहाँ पे जो किसान थे इन्होंने एक मल्टीनेशनल कंपनी से लिए थे। अब मल्टीनेशनल कंपनी से वो सीड लिए थे तो ऑफकोर्स एक्सपेंसिव होंगे, उनको भी रुपए देना है, फिर उस फसल से रुपए निकाल के अपना घर भी चलाना है, तो बहुत सारे काम होते हैं। तो अगर उनकी ये सीड्स खराब हो गई है तो उनको क्या करना पड़ा, सुसाइड करना पड़ा, क्योंकि उनको उस एमएनसीज को भी रुपए देने, अपना घर भी चलाना है। ठीक है। और खेती में ऐसा होता है कि अभी 3 महीने में जो फसल आ गई, फिर 3 महीने के बाद दूसरी फसल। यूजली जब इंसान नौकरी करता है तो उसे हर महीने में तनख्वाह मिलती है, लेकिन जब इंसान खेती करता है तब उसे मंथली तनख्वाह नहीं मिलती है। तब मान लो उसने गेहूं बोए हैं तो जब गेहूं कटेंगे तब रुपए मिलेंगे, फिर जब उसने चावल बोए हैं तो जब चावल कटेंगे तब रुपए मिलेंगे। तो यहाँ पे जो रुपए होते हैं ना खेती में, वो 4 या 5 महीनों में मिलते हैं। ठीक है। और जब इंसान नौकरी करता है तो उसे मंथली बेसिस पे रुपए मिलते हैं। तो यहाँ पे इनको लगा कि इतना बड़ा नुकसान, और फिर इस नुकसान को हमें 4, 6, 7 महीने तक सस्टेन करके रखना है। ठीक है। हमारा घर कैसे चलेगा, हमारे ऊपर कर्जा है, वो कर्जा कैसे चुकेगा, तो फार्मर्स ने सुसाइड कर लिया। ठीक है। एंड इंडियन कंपनी bought a major rival company based in Europe despite protest by some of the current owners। ठीक है। अब इंडिया में बहुत सारी यूरोप्स की कंपनीज आ रही है, इन्वेस्ट कर रही है। ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, अलग अलग लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब जब बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ पे आएंगी तो जो लोकल शॉपकीपर्स हैं, जो लोकल लोग हैं, जो इंडिया की जो कंपनीज हैं, उनको घाटा होगा, क्योंकि ऑलरेडी जो यूरोप की कंपनी है उनके पास में बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी है और वो उस टेक्नोलॉजी को यूज करके सस्ता प्रोडक्ट बनाएंगी। और जो इंडिया की कंपनी है उसके पास हो सकता है इतना ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं हो, तो उनका प्रोडक्ट महंगा हो। और आपके पास में ऑप्शन है, अगर आपके पास 2 पेन रख दिए जाएं और एक पेन हो 10 रुपए का और दूसरा पेन हो 25 रुपए का, तो मोस्ट 80% स्टूडेंट कौन सा पेन लेंगे, 10 रुपए वाला लेंगे, कंपेरेबल वो 25 रुपए वाला। सो ये केस यहां पे भी है। तो ये हमने क्या देखा, ये हमने ग्लोबलाइजेशन का एक डिसएडवांटेज देखा यहां पे। Many retail shopkeepers fear that they will lose their livelihood if some major international companies open retail chains in the country। वही है कि बहुत सारे जो रिटेल शॉपकीपर्स वगैरह हैं, वो उनको डर लगने लगा कि अगर कोई बाहर की कोई रिटेल्स कंपनी आ गई इंडिया में, लाइक वॉलमार्ट वगैरह आ गया, तो हमारा क्या होगा। अब ये जो दूसरे किराने की दुकान है, इन सबको तो ऐसा डर लगेगा ना कि भाई हमारा क्या होगा, अगर आपने वहां पे इन लोगों को आने दिया तो फिर हमारा क्या होगा। ठीक है। अब आप ये भी बोलेंगे कि सर फिर इससे तो अच्छा है हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ही नहीं करें, या फिर सर हम ये करें कि हम फिर देश का डेवलपमेंट ही नहीं करें। तो देखो ऐसा है, मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, अलग अलग वैल्यूज, अलग अलग आइडियाज, अलग अलग ओपिनियन के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट ही ऐसा है कि यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस के थॉट मिलेंगे। यहां पे ऐसा नहीं है कि हमने जैसे साइंस में हेंस प्रूफ करके एक थ्योरम को हमने प्रूफ कर दिया, ऐसा नहीं है। यहां पे आपको अलग अलग कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज मिलेंगे और हमें बेस्ट वन ऑफ द आइडियाज को वहां पे निकालना पड़ेगा, हमें बैलेंस करना होगा दोनों चीजों को। ठीक। अ फिल्म प्रोड्यूसर इन मुंबई was accused of lifting a story of his film from another film made in Hollywood। अभी आपने बहुत बार देखा होगा कि बहुत सारे जो बॉलीवुड में जो मूवीज बनती है उस पे क्या होता है, वो हॉलीवुड वाले बोलते हैं कि इन्होंने तो हमारी कहानी चुराई और हिंदी में उसका वर्जन बना दिया, है ना। ये आप डे टू डे सुनते हैं। ठीक। A militant group issued a statement threatening college girls who wear western clothes। अब कोई militant group है, कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उनको क्या हुआ, उन्होंने लड़कियों को एक तरीके से थ्रेटन करने की कोशिश करी, डराया धमकाया कि आपने वेस्टर्न क्लोथ्स पहने तो तुम्हारी जान चली जाएगी। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें एक तरीके से नेगेटिव इंपैक्ट है। सो आप ये ना सोचिए कि ग्लोबलाइजेशन के सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट है। पहले जो 3 स्टोरीज बताई थी उनमें कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव एस्पेक्ट झलक रहा था, उनमें कहीं ना कहीं आपको एक पॉजिटिव एंगल देखने को मिल रहा था। लेकिन अभी जो मैंने आपको ये एग्जांपल दिए हैं ये आपको नेगेटिव एस्पेक्ट दिखा रहे हैं। तो टोटली यहां पे हो क्या रहा है, टोटली एनसीईआरटी में भी आपको बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है, बैलेंस ओपिनियन दिया जा रहा है कि कुछ प्लस पॉइंट भी हैं, कुछ माइनस पॉइंट भी हैं। वी हैव टू बैलेंस आउट, कि हम दोनों को मिला के एक बैलेंस आउट पॉइंट्स निकालें। क्लियर है। These examples show us that globalization need not always be positive. It can have a negative consequences for the people. Indeed, there are many who believe that globalization has more negative consequences than positive। अब यहाँ पे यही बताया गया है
कि आप ये मत सोचो कि ग्लोबलाइजेशन के पॉजिटिव पॉइंट है, ग्लोबलाइजेशन के नेगेटिव भी हैं। अब कुछ लोग बोलते हैं कि ग्लोबलाइजेशन अरे बहुत बेकार है यार, ग्लोबलाइजेशन का सब नेगेटिव, ये रोजगार नहीं मिल रहा है, नौकरी खा गए हैं। कुछ हैं जो सिर्फ नेगेटिव नेगेटिव पे फोकस करते हैं, कुछ हैं जो सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव पे फोकस करेंगे। बट एज अ स्टूडेंट आपको दोनों पॉइंट को लेके चलना है अगर हमें अच्छे मार्क्स स्कोर करना है तो। These examples also show us that globalization need not only about the economic issue, nor it is the direction of influence may always from rich to poor country. साथ ही साथ आपको यह भी नहीं सोचना है कि ग्लोबलाइजेशन एक इकोनॉमिक इशू है। और कई बार ये मन में हो जाता है कि जो ग्लोबलाइजेशन है वो क्या है, वो सर जो अमीर कंट्री के आइडियाज हैं वो गरीब कंट्री फॉलो करती है। एक ओपिनियन ये भी बनता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो छोटी छोटी कंट्रीज होती हैं जिनकी इकोनॉमी कम लेवल पे है, उनके आइडियाज भी अमीर कंट्री फॉलो करती हैं। सो आप ये ना सोचें कि जो ग्लोबलाइजेशन है वो वन वे फिनोमिना है, कि जो अमीर कंट्रीज हैं उनके आइडियाज और उनकी चीजें ही गरीब कंट्री फॉलो कर रही हैं। आप ऐसा ना सोचें कि ग्लोबलाइजेशन वन वे है, ग्लोबलाइजेशन टू वे है। जो गरीब कंट्रीज हैं उनके आइडियाज को भी एक्सप्लॉइट किया जा रहा है अमीर कंट्रीज के द्वारा। ठीक है, इतना आपको यहां पे समझ में आ गया है। ठीक है, ये वाली चीज आपको यहां पे समझ में आ गई। सिंस मच ऑफ द यूजेज ट्रेंड्स टू बी इम्प्रेसाइज, इट्स बिकम इंपॉर्टेंट टू क्लैरिफाई व्हाट वी मीन बाय ग्लोबलाइजेशन। अब बेसिकली हमने इतने सारे एग्जांपल्स की बात कर ली, मैंने आपको इतनी सारी स्टोरी बता दी, मैंने आपको इतने डिफरेंट पर्सपेक्टिव बता दिए, लेकिन अब हम बात करेंगे, हमने ये जितने भी पर्सपेक्टिव चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, अब हम इसका कंक्लूजन करेंगे। अब तक हमने जितनी भी स्टोरी पढ़ी है, अब समय आ गया है कि अब हम उनका एक कंक्लूजन करें। और आपसे कोई पूछे व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, तो आपको 3 लाइन में या 4 लाइन में उसका आंसर देना पड़ेगा ना, तब आप इन एग्जाम्पल्स को थोड़ी ना दे सकते। ये जो एग्जाम्पल थे ये तो सिर्फ आपके मेंटल एबिलिटी को इनहैंस करने के लिए थे, ताकि आपकी सोचने की क्षमता बढ़े। लेकिन अब हमें डिफाइन करना हो गया पेपर में, तो हमें 3 से 4 लाइन में डिफाइन करना है। तो हम एग्जाम्पल्स नहीं लिखेंगे, हम एक प्रिसाइज डेफिनेशन लिखेंगे। तब हम ग्लोबलाइजेशन को कैसे डिफाइन करेंगे उसका लुक यहां पे देख लेते हैं। ग्लोबलाइजेशन एज अ कंसेप्ट फंडामेंटली डील्स विद द फ्लोज। जो ग्लोबलाइजेशन है वो फ्लोज से डील करती है। किस किस का फ्लोज? आइडियाज मूविंग फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू द अनदर। एक फ्लो होता है आइडिया का फ्लो, कि अमेरिका का आइडिया है लेकिन वो इंडिया वाले ले रहे हैं या इंडिया उसको एक्सेप्ट कर रहा है। तो आइडियाज कितने फ्लो होते हैं? टेक्नोलॉजी के माध्यम से आइडियाज चल रहे हैं। अगर यूएसए में कोई इन्वेंशन हो रहा है तो इंडिया उससे आगे का इन्वेंशन कर रहा है, या यूएसए और इंडिया के साइंटिस्ट दोनों मिलकर साथ में कोलैबोरेशन कर रहे हैं और आगे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है फ्लो ऑफ द आइडियाज। ऐसा नहीं है कि आइडियाज एक जगह पे स्टिक हो गया है, आइडियाज कहीं बढ़ ही नहीं रहे, यहाँ पे आइडियाज फ्लो हो रहे हैं फ्रॉम वन कंट्री टू द अनदर कंट्री। तो ये पहला पॉइंट हो गया। नाउ कैपिटल शंटेड बिटवीन 2 और मोर प्लेसेस। यहां पे क्या, कैपिटल जो रुपए हैं वो एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं। जैसे यूएसए की बहुत सारी फर्म्स आके इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है, तो वो कैपिटल इंडिया में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। इंडिया जाके अफगानिस्तान या बांग्लादेश में इन्वेस्ट कर रहा है, तो हमारा कैपिटल भी तो जा रहा है कि नहीं जा रहा है? सो ये है ग्लोबलाइजेशन। कमोडिटीज बीइंग ट्रेडेड अक्रॉस द बॉर्डर। जो कमोडिटीज है वो अलग अलग जगह पे ट्रेड हो रही है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री, दूसरी कंट्री से तीसरी कंट्री, अलग अलग जगह कमोडिटीज जा रही है। People moving in search of better livelihood to the different parties of the world, to the different parts of the world. यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे लोग अलग अलग जगह जा रहे हैं, दूसरे देश जा रहे हैं, ताकि उन्हें अच्छा रोजगार मिल सके, ताकि वो अच्छी पढ़ाई कर सके। आप खुद देखते हैं कि लोग यूएसए जाके पढ़ रहे हैं। वो क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि उन्हें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले, ताकि उन्हें एक अच्छा लाइवलीहुड मिले। ठीक है। The crucial element is worldwide interconnectedness। ठीक है, worldwide interconnectedness ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है। अगर आपसे कभी भी ग्लोबलाइजेशन का क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ये 2 टर्म आपको हमेशा लिखनी है, वर्ल्डवाइड इंटरकनेक्टनेस। यहां पे क्या हो रहा है कि पूरा वर्ल्ड एक दूसरे से कनेक्ट होते जा रहा है। ठीक है, सो ये वर्ल्डवाइड इंटरकनेक्टनेस है यहां पे। क्लियर है? ये चीज आपको समझ में आ गई। That is created as sustain as a consequences of these constant flow। एक पूरा वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टनेस है, और ये इंटरकनेक्टेडनेस हमेशा के लिए सस्टेन है। क्यों सस्टेन है? क्योंकि यहाँ पे फ्लोज हो रहे हैं, आइडिया फ्लो हो रहे हैं, रुपए फ्लो हो रहे हैं, एक कंट्री से दूसरी जगह जा रहे हैं, गुड्स है वो फ्लो हो रहे हैं, और लोग खुद एक देश से दूसरे देश जा रहे हैं फॉर द सर्च ऑफ बेटर लाइवलीहुड। क्लियर है? समझ में आ गया?
Now, globalization is a multi-dimensional concept. It has political, economic, and cultural manifestation, and they must be adequately distinguished. वही मैंने बताया कि जो ग्लोबलाइजेशन है वो क्या है, मल्टी डायमेंशनल है, अलग अलग डायमेंशन हम उसके देखेंगे इन कमिंग वीडियोस। आप क्या करेंगे, अब हम इन वीडियोस पे बात करेंगे कि पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। इट इज रॉन्ग टू अज्यूम दैट ग्लोबलाइजेशन हैज प्योरली इकोनॉमिक डायमेंशन जस्ट एज इट वुड बी मिस्टेकन टू अज्यूम दैट इट इज प्योरली अ कल्चरल फिनोमिना। ये एक गलत होगा अगर आप सोचेंगे सिर्फ इकोनॉमिक डायमेंशन है ग्लोबलाइजेशन में बहुत सारे फिनोमेना है। The impact of globalization is vastly uneven. It affects some societies more than the others and some part of the society more than others. And it is important to avoid drawing general conclusion about the impact of globalization without paying sufficient attention to the specific context. अब हम बोलते हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन का फिनोमिना है ना वो अनइवन है, हम प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते। ग्लोबलाइजेशन में कुछ सोसाइटी ज्यादा इफेक्ट हो रही है, कुछ सोसाइटी कम इफेक्ट हो रही है, लेकिन हम कोई भी कंक्लूजन नहीं निकाल सकते जब तक कि हमें पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ में नहीं आए, जब तक कि हमें पूरी स्टोरी समझ में नहीं आए, हम किसी भी चीज के कंक्लूजन पे नहीं जा सकते। तो इसलिए हमें पहले ग्लोबलाइजेशन को समझना होगा, उसके पॉलिटिकल, इकोनॉमिक सारे कॉन्सिक्वेंसेस को समझना होगा, और फिर आप देखिएगा वर्ल्ड में जितनी भी चीजें हो रही हैं वो सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आने लगेंगी, वो सारी चीजें आप बहुत अच्छे से समझ लेंगे। क्लियर है? हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ पटेल, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन के बारे में। प्रीवियस वीडियो से आपकी जो बुक है कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, उसका जो चैप्टर नंबर 9 है हमने उसको स्टार्ट किया था, और उसमें हमने पहला टॉपिक पढ़ा था द कंसेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। उसमें मैंने आपको ये बताया था कि ग्लोबलाइजेशन क्या है। बेसिकली अगर हम साफ साफ शब्दों में कहें, छोटी छोटी भाषा में कहें, तो ग्लोबलाइजेशन इज ऑल अबाउट इंटरकनेक्टनेस। ठीक है, कि पूरा वर्ल्ड एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, उसको हम ग्लोबलाइजेशन कह सकते हैं। यूजुअली जो हम सबसे बड़ी गलती करते हैं वो ये होता है कि ग्लोबलाइजेशन को हम लोग इकोनॉमिक फिनोमिना से कर देते हैं, कि ग्लोबलाइजेशन इज ओनली अबाउट इकोनॉमिक्स थिंग, कि एक एमएनसी आ रही है वो दूसरे कंपनी में जाके इन्वेस्ट कर रही है, ये है ग्लोबलाइजेशन। हमने हमेशा ग्लोबलाइजेशन को इकोनॉमिक टर्म्स में देखा है, बट अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ये टोटली गलत है। गलत इन द सेंस ग्लोबलाइजेशन के पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं, ग्लोबलाइजेशन के कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस भी है, ग्लोबलाइजेशन के इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस भी है। इस पूरे चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे चैप्टर में मैं आपको ये बताऊंगा कि पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, कौन कौन सी डिबेट्स ओरिजिनेट हुई है। देखो, जो साइंस होता है, सिर्फ साइंस की मैं बात कर रहा हूँ, लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, इसमें क्या होता है कि हमें चीज़ों को प्रूफ करना होता है कि हाँ ठीक है कि 1 = 2, मतलब अगर कोई भी आपकी थ्योरम मान लेते हैं तो हमें उस थ्योरम के कंक्लूजन पे पहुंचना पड़ता है। लेकिन जो पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस की लेबोरेटरी कौन होती है, पॉलिटिकल साइंस की जो लेबोरेटरी है वो इंडिविजुअल्स है। अब इंडिविजुअल्स के ओपिनियन डिफरेंट होते हैं, आपका ओपिनियन कुछ दूसरा होगा, मेरा ओपिनियन कुछ दूसरा होगा, किसी थर्ड पर्सन से हम पूछेंगे तो उसका ओपिनियन कुछ दूसरा होगा। सो जब भी आप लोग कॉम्पिटिटिव की प्रिपरेशन भी करते हैं, लाइक यूपीएससी वगैरह की जब आप प्रिपरेशन करते हैं, तो जब हम आंसर राइटिंग पे आते हैं तो आपने ये देखा होगा कि हर इंडिविजुअल अपने हिसाब से आंसर लिखता है, बिकॉज पॉलिटिकल साइंस में जो लेबोरेटरी है वो इंडिविजुअल्स की है। यहाँ हमारे ओपिनियन मैटर करते हैं, यहाँ हर इंडिविजुअल का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, और किसी का भी पॉइंट ऑफ व्यू गलत नहीं होता है, बस ये होता है कि सबका अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है, एक चीज को देखने के सबके अलग अलग नजरिए होते हैं। वही वाला एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि एक आधी ग्लास में पानी भरा हुआ है, तो एक इंसान यही बोलेगा कि आधा ग्लास है पानी का, और दूसरा इंसान ही बोलेगा कि आधा ग्लास खाली है। तो बात वही है, लेकिन दोनों इंसान का देखने का नजरिया अलग अलग है। तो वैसे ही अगर हम ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो ग्लोबलाइजेशन में क्या है, ग्लोबलाइजेशन में अलग अलग स्कॉलर्स ने अलग अलग अपने पॉइंट ऑफ व्यू दिए हैं। कोई स्कॉलर बोल रहे हैं हाँ ग्लोबलाइजेशन से अच्छी कोई चीज ही नहीं है, तो वही कुछ दूसरे लोग बोल रहे हैं कि नहीं, ग्लोबलाइजेशन एक अच्छा फिनोमिना नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, इस पूरे चैप्टर में हम लोग डिबेट्स के बारे में बात करेंगे। पॉलिटिकल साइंस इज ऑल अबाउट डिबेट्स। ठीक है, यहाँ पे डिबेट है कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है,
और एज अ स्टूडेंट जो आपको करना है वो आपको मिडिल पाथ निकालना है। चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दो, चाहे आपका क्लास 12 का एग्जाम दो, हमेशा आपसे मिडिल पाथ ही पूछा जाएगा, आपसे हमेशा मिडिल पाथ पूछा जाएगा कि सही और गलत का जो बीच का जो रास्ता है, बीच का जो फासला है, आप उसको बताइए। क्लियर है? ये आपको समझ में आ गया है। फिर हमने प्रीवियस वीडियो में क्या बात किया था? हमने प्रीवियस वीडियो में बात किया था ग्लोबलाइजेशन इज ऑल अबाउट फ्लोज। जो ग्लोबलाइजेशन है इज ऑल अबाउट फ्लोज। अब किस किस का फ्लोज के बारे में बात की थी? हमने बात की थी आइडियाज के बारे में, हमने बात की थी कैपिटल के बारे में, हमने बात की थी कमोडिटीज के बारे में, हमने बात की थी इंसान दैट इज पीपल के बारे में। ठीक है, आइडियाज फ्लो होते हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री में। हम लोग कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, दो कंट्री के साइंटिस्ट मिलकर कोलैबोरेट कर रहे हैं, कुछ नया इन्वेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या हो रहा है? आइडियाज का मूवमेंट हो रहा है, आइडिया फ्लो हो रहे हैं इस पूरे वर्ल्ड में। यहां से आइडिया निकला लेकिन वो आइडिया इंडिया में आ रहा है, कहीं आ रहा है। सो इस पूरे वर्ल्ड में आइडिया कहीं ना कहीं फ्लो हो रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन में कैपिटल, एक कंट्री का निवेश दूसरी कंट्री में जा रहा है। फॉर एग्जांपल, बड़ी बड़ी जो यूएस फर्म है वो क्या कर रही है? वो आके इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है। आप एक तरीके से देख रहे हैं, आप लोग मॉल वगैरह जाते होंगे तो पूरा तो नहीं, लेकिन 50-60% से ज्यादा हम जो वहां पे ब्रांड्स वगैरह देख रहे हैं वो यूएस बेस्ड होती है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो रहा है? वो लोग कंपनी आ रही है, वो कंपनी आके इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है। ठीक है, बड़े बड़े ऑफिस आ रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज आ रही है और हम वहां पे अपनी नौकरी कर रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो रहा है? कैपिटल आ रहा है, एक तरीके से निवेश आ रहा है। देन कमोडिटीज, कमोडिटीज का फ्लोज मैंने आपको क्या समझाया था? कमोडिटीज का फ्लोज मैंने आपको ये बताया था कि साइकिल बन रही है चाइना में लेकिन वो बिक रही है इंडिया में। बारबी डॉल बन रही है यूएसए में लेकिन बिक रही है इंडिया में। इंडिया में साड़ी बन रही है लेकिन वो श्रीलंका में जा रही है। ठीक है, बांग्लादेश में टेक्सटाइल का बहुत अच्छा काम है तो बांग्लादेश के सामान इंडिया में आ रहे हैं। ठीक है, सो ये क्या हो रहा है? यहाँ पे कमोडिटीज का फ्लो हो रहा है। कमोडिटीज एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जा रही है, मैन्युफैक्चर कहीं और हो रही है लेकिन उनकी मार्केटिंग किसी और कंट्री में जाके हो रही है। ये क्या है? ये ग्लोबलाइजेशन है। इससे हमें क्या साबित हुआ? इससे हमने पहुंचा, हम वही कंक्लूजन पे पहुंचे, ग्लोबलाइजेशन इज ऑल अबाउट इंटरकनेक्टनेस। ठीक है, कि कहीं पे सामान बन रहा है, कहीं पे बेचा जा रहा है, कहीं पे आइडिया ओरिजिनेट हुआ, कहीं दूसरी जगह इंप्लीमेंट हुआ, कहीं की कंपनी है कहीं जाके इन्वेस्ट कर रही है, कहीं जाके अपना रुपए लगा रही है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। यहाँ पे हम इंटरकनेक्टेड हो रहे हैं, यहाँ पे चाइना इंडिया इंटरकनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, ऑल्दो अब आप बोलोगे सर बॉर्डर डिस्प्यूट है, बॉर्डर डिस्प्यूट है, लेकिन वार क्यों नहीं हो रहा है? वार इसीलिए नहीं होता है क्योंकि जो दोनों इकोनॉमी है वो एक दूसरे पे बहुत ज्यादा इंटरकनेक्टेड है। वार हुआ तो चाइना का भी उतना ही घाटा है और इंडिया का भी उतना ही घाटा है। इकोनॉमिक टर्म्स में हम लोगों को लॉस हो जाएगा। देन फ्लो किसका होता है? फ्लो लोगों का भी हो रहा है। यहाँ से लोग जा रहे हैं, यूरोप में जा रहे हैं, ब्रिटेन में जा रहे हैं, अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, स्कॉलरशिप ले रहे हैं। आप में से भी बहुत सारे लोगों का प्लान होगा, यहाँ जाएंगे, वहां करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ये क्या हो रहा है? ये लोगों का फ्लो हो रहा है। सो ग्लोबलाइजेशन में पूरा वर्ल्ड इंटरकनेक्टेड हो गया है, पूरा वर्ल्ड एक तरीके से आप समझो पूरा एक बन गया है। क्लियर है? अब आपको पूरा एक क्रक्स मिल गया है वापस से, जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि ग्लोबलाइजेशन में क्या हो रहा है। नाउ व्हाट इज कंटेम्पररी ग्लोबलाइजेशन? अब यहां पे शब्द आया है कंटेम्पररी ग्लोबलाइजेशन। अब जब कंटेम्पररी मतलब प्रेजेंट, प्रेजेंट ग्लोबलाइजेशन क्या है? अगर हमें प्रेजेंट ग्लोबलाइजेशन को समझना है तो इसका मतलब यह है कि पास में भी कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन का कुछ ना कुछ फिनोमिना होगा, पास में भी कहीं ना कुछ तो हुआ होगा, तभी कंटेम्पररी ग्लोबलाइजेशन के बारे में बात की गई है। The speed of these flows account for the uniqueness of globalization in contemporary era. अब इन्होंने कंटेम्पररी ग्लोबलाइजेशन को कैसे डिफाइन करेंगे? हमने ये बोला है कि जो आज का ग्लोबलाइजेशन है, ये जो 21st सेंचुरी का ग्लोबलाइजेशन है, ये ज्यादा इंटरकनेक्टेड है कंपेरेबल। अगर हम लोग थोड़ा सा पहले चल जाएं, अगर हम लोग 20th या 90th सेंचुरी में चल जाएं, तो ग्लोबलाइजेशन इतना पीक पे नहीं था। इन द सेंस क्या हुआ है, पहले भी आपने देखा होगा क्या पहले व्यापार नहीं होता था। जब अंग्रेज भारत में आए तो उन्होंने इंडिया को एक्सप्लॉइट किया। इंडिया से उन्होंने रॉ मटेरियल्स कहां पे भेजा? रॉ मटेरियल्स उन्होंने ब्रिटेन भेजा, ब्रिटेन में फाइनल गुड्स बने, वो फाइनल गुड्स वापस इंडिया में आए या दूसरे अफ्रीकन कंट्रीज में गए और वहां उन्होंने बेचा। तो फ्लो ऑफ कमोडिटीज तो तब भी हो रही थी, फ्लो ऑफ आइडियाज तो तब भी हो रहा था, फ्लो ऑफ कैपिटल तो तब भी हो रहा था, और लोग भी आ रहे थे। ब्रिटेन से लोग इंडिया आए कि नहीं आए?
तब भी लोग आ रहे थे कि नहीं आ रहे थे, लेकिन उस टाइम के फ्लो में और आज के टाइम के फ्लो में जमीन आसमान का फर्क है। उस टाइम जिसके पास पैसे होते थे सिर्फ वही इधर उधर जा पा रहा था। खैर पैसे तो आज भी मैटर करते हैं, आज भी आपके पास पैसे नहीं हुए या हमारे पास पैसे नहीं हुए तो हम नहीं जा सकते हैं, बट उस टाइम हम देखें तो जो एक एलाइट क्लास थी, ठीक है, कुछ लोग ही इस फ्लो में इंक्लूडेड थे। लेकिन आज के टाइम पे आप देखो तो ये फ्लो कितना अच्छे से एक्सचेंज हो रहा है। लैपटॉप्स आ गए, जूम कॉल पे मीटिंग चल रही है, हम कहीं पे भी वीडियो कॉल कर रहे हैं, आपके मामा नाना चाचा कहीं कोई फॉरेन कंट्री में तो हम उनसे बात कर रहे हैं। तो आज के टाइम में अगर आप देखोगे तो फ्लो कितना स्मूथ हुआ, ये फ्लो स्मूथ हो गया है आज के टाइम में। आज के टाइम की फ्लो की स्पीड ज्यादा है कंपेरेबल अगर हम हिस्टोरिकल ग्लोबलाइजेशन में जाएं, जो हिस्ट्री में थोड़े से जाएं तो कंटेम्प्रेरी ग्लोबलाइजेशन में जो फ्लो की जो स्पीड है वो स्पीड आप समझ लो बहुत तेजी से बढ़ गई है। और इस स्पीड को फैसिलिटेट किसने किया है, एक अलग डायमेंशन थोड़ा सा सोचने की कोशिश करो, यहाँ पे एक अलग पर्सपेक्टिव मैं आपको दे रहा हूं, उस पर्सपेक्टिव पे थोड़ा सा सोचने की कोशिश करो। एक तो हो गया टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, और दूसरा जो फ्लो का हम लोग देखेंगे, ये जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस बन गए हैं लाइक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशन, आपने ऑलरेडी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ के रखा है। ये क्या कर रहे हैं, ये जो इंस्टीट्यूशन है ये एक तरीके से फैसिलिटेट कर रहे हैं इस फ्लो को। ये जितने भी वर्ल्ड के जो इंस्टीट्यूशंस बने हैं, जो वर्ल्ड फोरम्स बनी हैं, ये जो इस फ्लो है, ये जो ये ग्लोबलाइजेशन है, ये इसको कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं इसको क्या कर रहे हैं, इंस्टीट्यूट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इसको क्या कर रहे हैं, चैनलाइज कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन के फिनोमेना को ये जो इंस्टीट्यूशन है एक तरीके से बढ़ावा ही दे रहे हैं। सो कंटेम्प्रेरी ग्लोबलाइजेशन में फ्लो की स्पीड ज्यादा है कंपेरेबल टू अगर हम लोग ग्लोबलाइजेशन में अगर उसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो चीजें उतनी सही नहीं थी। While globalization is not caused by any single factor, टेक्नोलॉजी रिमेन्स अ क्रिटिकल एलिमेंट। अब यह है कि ग्लोबलाइजेशन किसी एक एलिमेंट से नहीं हुआ है। ग्लोबलाइजेशन में बहुत सारे फिनोमेना लाइक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस है, टेक्नोलॉजी है, फिर आपस में देशों के बीच में कोऑर्डिनेशन भी होना चाहिए। तो ग्लोबलाइजेशन का स्टार्ट होना, ग्लोबलाइजेशन का एक ओरिजिन फिनोमेना देखें तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट है, हम किसी एक एलिमेंट पे बात नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी अगर कोई पूछे, कभी आपसे किसी ने पूछ लिया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है ग्लोबलाइजेशन के पीछे, तो आपका जवाब होगा मात्र टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। ये जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर टेक्नोलॉजी ही नहीं आती तो ग्लोबलाइजेशन उस स्पीड में कभी आगे बढ़ ही नहीं पाता जिस स्पीड में आज है। टेक्नोलॉजी में हम लोग देखते हैं, जैसे सबसे पहले आपने देखा होगा तो इस तरीके की कुछ फोन्स आते थे, है ना, इस तरीके के फोन्स आते थे, हम लोग बात करते थे, ठीक है। और ये फोन पहले गांव में एक जगह हुआ करते थे, ठीक है, पूरे गांव में एक फोन हुआ करता था। फिर धीरे धीरे सबके घर में फोन आए, ठीक है, फिर सबके पास में फोन आ गया। फोन में भी आपने पहले देखा होगा वो नोकिया के वो फोन चलते थे, कीपैड वाले फोन चलते थे, आज भी चलते हैं, लेकिन आज आप देखते हैं सबके पास में स्मार्टफोन्स हैं, ठीक है। तो कितना ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है इन 20-30 सालों में। जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है एक ये अलग ही लेवल का हुआ है। और ये जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है इसने कहीं ना कहीं ये जो ग्लोबलाइजेशन का जो फिनोमिना है, इस ग्लोबलाइजेशन के फिनोमिना को कहीं ना कहीं इस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ने इनहैंस ही किया है। ग्लोबलाइजेशन में जो हम बढ़ोतरी देखते हैं उसमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का बहुत अच्छा रोल है। फिर हमने मोबाइल फोन्स आ गए, आजकल आप जूम मीटिंग कितना कॉमन हो गया है। जूम मीटिंग हो गया, गूगल मीट हो गया। अगर आप लोग फॉरेन यूनिवर्सिटीज के आप लोग कोर्सेज भी ले सकते हैं ऑनलाइन। आप भारत में बैठे बैठे यूएसए की किसी यूनिवर्सिटी का कोई कोर्स कर रहे हैं, आपको वहां किसी से कनेक्ट होना है, किसी से मीटिंग करनी है, तो जूम एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बन गया है। तो हम देख रहे हैं कि कितना ज्यादा चेंज आ गया। अब जूम को आज से 6-7 साल पहले कौन जानता था ये क्या था जूम, लेकिन हम देखते हैं कि समय के साथ साथ कैसे चीजें इवॉल्व हुई है। देन when printing initially became it into being, it laid the basis of creation of nationalism. So also today we should expect that technology will affect the way we think of our personal and of also our collective life.
अगर यहाँ पे बात की गई है ग्लोबलाइजेशन को थोड़ा सा नेशनलिज्म से हमने लिंक करने की कोशिश की है। आपको पता होगा, आपने पढ़ा भी है कि जो प्रिंटिंग थी, जो प्रिंट मीडिया थी, ये जो प्रिंट वाला जो सिस्टम था, इसने कहीं ना कहीं एक नेशनलिज्म की एक भावना जगाई थी। इसमें ओपिनियन शेयर किए जा रहे थे। प्रिंट मीडिया, प्रिंट के माध्यम से क्या किया जा रहा था, लोगों को एकत्रित किया जा रहा था, लोगों के मन में देश की भक्ति जगाई जा रही थी, देश की भावना जगाई जा रही थी, और उसका यूज करके ये नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट आया है। ठीक है, चाहे आप यूरोप में देखो चाहे इंडिया में देखो, ये जो प्रिंट है, ये प्रिंट ने बहुत बड़ा रोल कहीं ना कहीं निभाया है नेशनलिज्म में। ठीक है, तो वैसे ही प्रिंट मीडिया क्या थी, प्रिंटिंग क्या था, प्रिंटिंग इज ऑल अबाउट टेक्नोलॉजी। धीरे धीरे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ ना, तो वैसे ही आज जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो ये कहीं ना कहीं हमारे ओपिनियन शेप कर रहा है। आप कोई भी न्यूज देख रहे हो, अगर आज आप टीवी पे कोई भी न्यूज लगा रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं आपका कुछ ओपिनियन बना रहा है। आपके पापा का पापा बोलते हैं अरे यार ये सरकार तो बहुत गलत है, अरे यार ऐसा नहीं करना था प्रधानमंत्री, ये क्या है, ये ओपिनियन बना रहे हैं। ठीक है, न्यूज में हम लोग वर्ल्ड की न्यूज देखते हैं, वो कहीं ना कहीं हमें इंपैक्ट कर रही है, ये ओपिनियंस बना रहे हैं। और टेक्नोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है ग्लोबलाइजेशन में। The abilities of idea, capital, commodities and people to move easily from one part of world to another has made possible largely by technological advancement. वही वाली चीजें, लोग इधर से उधर मूव कर रहे हैं, आइडियाज फ्लो कर रहे हैं, it is all due to technological advancement. The pace of these flows may vary. For instance, the movement of capital and commodities will most likely to be quicker and wider than the movement of people across the different parts of world. अब यहाँ पे क्या बताया गया है, यहाँ पे जब मैं आपको फ्लोज के बारे में बता रहा था, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि फ्लो सब कुछ हो रहा है, लेकिन कोई चीज ज्यादा फ्लो हो रही है और कोई चीज कम फ्लो हो रही है। इन द सेंस मेरा बोलने का मतलब ये है कि कमोडिटीज का फ्लो ज्यादा हो रहा है। आजकल हम लोग ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कॉन्सेप्ट थोड़ा ज्यादा चल रहा है। इतनी आसानी से लोग दूसरी कंट्री में नहीं जा सकते जितनी आसानी से गुड्स वगैरह जा सकते हैं। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि पीपल में यहाँ पे वीजा पॉलिसी आ जाती है। जो अमीर देश होते हैं वो अपनी वीजा पॉलिसी को रेस्ट्रिक्ट करके रखते हैं, तो जो पीपल है उनका फ्लो तो भी कम होता है, लेकिन कमोडिटीज का, कैपिटल का, आइडियाज का फ्लो ज्यादा होता है। कंपेरेबल जो लोगों का फ्लो है, पीपल्स का जो फ्लो है वो थोड़ा कम होगा। इट इज ऑल ड्यू टू वीजाज पॉलिसी। और जो अमीर कंट्री होती है, जो रिच कंट्रीज होती है, वो क्या करती है, वो थोड़ा सा चालाकी भी करती है। वो अपनी वीजा पॉलिसी को बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्ट करके रखती है, ताकि जो डेवलपिंग कंट्रीज है या जो पुअर कंट्रीज है उनके लोग वहां ज्यादा ना जाए। और डेवलपिंग कंट्रीज से भी वो जो जेम्स होते हैं ना, जो ट्रू जेम्स जिनमें दिमाग विमाग अच्छा होता है, वो वहां जाके पढ़ाई कर रहा होता है, नौकरी कर रहा होता है, तो वो अपना मिसयूज करती है। क्लियर है, समझ में आ गया? ग्लोबलाइजेशन however does not emerge merely because of availability of improved condition. What is important is for people in different part of world to recognize their interaction with the rest of the world. यहाँ पे ये कि हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि सिर्फ टेक्नोलॉजी की वजह से ग्लोबलाइजेशन आया है। अगर ऐसा कहेंगे तो ये गलत होगा। टेक्नोलॉजी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेकिन इसके साथ साथ जो लोग हैं वो भी तो आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं। अगर मान लो मेरा मन ही नहीं है, हम भी तो कितने एक नए नए एवेन्यूज, नई नई चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए रेडी होते हैं। अब मेरा मन ही नहीं है तो तुम क्या जबरदस्ती करवाओगे? नहीं करवाओगे ना। तो लोगों का इंटरैक्शन भी मैटर करता है। Currently, we are aware of the fact that event taking place in one part of world could have an impact on another part of world. The bird flu or the tsunami is not confined to any particular nation. It does not respect national boundaries. ग्लोबलाइजेशन का एक आप ये नेगेटिव कोनोटेशन भी मान सकते हो या पॉजिटिव भी मान सकते हो, वो आपके ऊपर है, आप इस चीज को कैसे लें। वर्ल्ड में किसी एक पार्ट में अगर कोई घटना घटी है तो उसका इंपैक्ट ऑटोमेटिकली दूसरे पार्ट पे पड़ेगा। एग्जाम्पल लेते हैं, हम लोग ऑयल प्राइसेस देखते हैं, ठीक है। ऑयल प्राइसेस अगर हम लोग गल्फ कंट्री में देखते हैं, अगर वहां वार लाइक सिचुएशन हो जाती है या वहां पे अगर इकोनॉमी इतनी सही नहीं होती है तो ऑयल तेल उनका, लेकिन अगर उनकी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन थोड़ी बहुत भी बिगड़ी तो उसका इंडिया पे क्या इफेक्ट पड़ा, हमारे प्राइसेस बढ़ जाएंगे। वहां सारी चीजें अच्छी चलती रही, स्मूथली चलती रही तो हमारे प्राइसेस, हमारे ऑयल के प्राइसेस कम हो जाएंगे। तो कोई भी छोटी सी वर्ल्ड में कोई घटना घटती है तो उसका इंपैक्ट सारे देश पे पड़ता है। लाइक बर्ड फ्लू, अब कहते हैं आज से बहुत साल पहले बर्ड फ्लू आया था और उसने पूरी दुनिया को तबाह कर दिया था, ठीक है। इट इज लाइक पेंडेमिक ही था, बर्ड फ्लू क्या था, वो वैसा ही था कुछ, तो उसने सबको इंपैक्ट करके रख दिया था। लाइक कोविड-19 क्या है? कोविड-19 भी तो यही है कि वर्ल्ड के किसी एक पार्ट में ओरिजिनेट हुआ, लेकिन इसने पूरे वर्ल्ड को तहस नहस कर दिया, ठीक है।
पूरा वर्ल्ड एक स्टैंड स्टिल मूवमेंट पे आके खड़ा हो गया। तो हम ग्लोबलाइजेशन में क्या देखते हैं कि यहाँ पे बाउंड्रीज मैटर नहीं कर रही है। अगर किसी एक देश में कोई घटना घट रही है तो ऑटोमेटिकली वो कहीं ना कहीं दूसरे देश में वो इंपैक्ट करेगा ही करेगा, आप उसको नहीं रोक सकते। जैसे हम लोग ये जो पोल्यूशन वगैरह की बात करते हैं, हम लोग ये जो नेचुरल कैलामिटीज वगैरह की बात करते हैं, ये क्यों करते हैं? अगर पोल्यूशन, मान लो कि जो डेवलप कंट्रीज हैं उन्होंने एक समय पे उनका इंडस्ट्रियलाइजेशन हम लोगों से पहले हुआ, दिखती सी बात है यूरोपियन कंट्री, आप लोग अमेरिका को देखोगे तो वहां पे इंडस्ट्रीज पहले आई, तो मतलब उन्होंने भरपूर पॉल्यूट किया है। ऐसी बात नहीं हम सोचते हैं कि हमारे कंट्री में पॉल्यूशन ज्यादा, ऐसा नहीं, उन्होंने अच्छा भरपूर पॉल्यूट किया है इस एनवायरनमेंट को, और उन्होंने अच्छा पॉल्यूट किया है तो उसका हर्जाना आज हमें भुगतना पड़ रहा है। हमारे यहाँ सुनामी वगैरह ये जो इंपैक्ट आ रहे हैं ये हमारी कंट्री में आ रहे हैं। तो ये क्या है कि अगर कोई एक कंट्री कुछ गड़बड़ कर रही है तो ऑटोमेटिकली कुछ दूसरे कंट्री पे उसका इंपैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। ये आपको समझ के रखना है। पूरा वर्ल्ड एक पूरी फैमिली की तरह हो गया है, ठीक है, हम जो बोलते हैं ना पूरा विश्व एक परिवार, ठीक है। तो परिवार के एक सदस्य को कुछ होता है तो दूसरे सदस्य को नुकसान होता ही होता है। सो अभी सिचुएशन ऐसी ही है, कुछ क्लियर है, इतना आपको समझ में आ गया। Similarly, when major economic event take place, their impact is felt outside their immediate local, national और regional environment at global level. वही इकोनॉमिक एक्टिविटी कुछ हुई, कुछ इन्वायरमेंट एक्टिविटी हुई तो वो लोकल लेवल पे तो इफेक्ट करेगा ही, नेशनल लेवल पे तो इफेक्ट करेगा ही, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे भी इफेक्ट करेगा। मैं आपको ऑलरेडी एग्जांपल दे चुका हूं कि कैसे चीजें पूरी बदल गई है और कैसे हमारा पूरा वर्ल्ड एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हो चुका है। देखो, ग्लोबलाइजेशन में आपको चीजों को फील करना है। बुक पढ़ने से, बुक हमें पढ़ना ही है, लेकिन जब आप लोग बुक पढ़ेंगे तो आपको ऐसे एग्जाम्पल्स मन में लाना है तो आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ज़्यादा अच्छे से होगी। आपके मन में बहुत सारे एग्जाम्पल्स आने चाहिए, तब आपको चीज़ें और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपकी होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कैसे होगी? पॉलिटिकल साइंस को आपको फील करना होगा, आपको इसको डे टू डे लाइफ में इसको एक्सपीरियंस करना होगा। आप जब बाजार जा रहे हैं, आप कुछ सामान ले रहे हैं तो आपको सारी चीज़ों को देखना होगा, उसे फील करना होगा, उसको आपको आपके सब्जेक्ट से रिलेट करना होगा। ये कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जो पढ़ के हो जाएगा। अगर आपको पॉलिटिकल साइंस से प्यार करना है देन यू हैव टू फील द सब्जेक्ट। हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ पटेल, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन के बारे में बात करेंगे। हम ग्लोबलाइजेशन के पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस को समझने की कोशिश करेंगे। मुझे इतना विश्वास है कि अभी तक आपको ग्लोबलाइजेशन का मतलब समझ में आ गया होगा, ग्लोबलाइजेशन के क्या क्या कॉजेस हैं और कॉन्सेप्ट क्या है ग्लोबलाइजेशन का, ग्लोबलाइजेशन की फिलॉसफी क्या है, कहां से ये ओरिजिनेट हुआ है, इन तमाम चीजों के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। तो अगर आपने प्रीवियस वाले वीडियोस नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाके आप उन्हें चेक कर लीजिए, वहां पे मैंने सारी चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से ऑलरेडी समझा दी है, ठीक है। सो आपको वहां से आपका पूरा बेसिक क्लियर हो जाएगा। अब मैंने आपको यह बताया था कि ग्लोबलाइजेशन बेसिकली क्या है कि ये पूरे वर्ल्ड को इंटरकनेक्ट करके रखता है, ये पूरे वर्ल्ड की इंटरकनेक्टनेस को दिखाता है कि पूरा वर्ल्ड एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। हम आज के तारीख में आइसोलेशन में नहीं जी सकते, कोई भी कंट्री आइसोलेशन में नहीं जी सकती आज की तारीख में। सारी कंट्रीज कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है, ट्रेड के मामले में डिपेंडेंट है। कोई छोटी मोटी आपदा आ गई, लाइक सुनामी आ गया, कोई बड़ी आपदा आ गई, तो हर कंट्री को दूसरे कंट्री की हेल्प लगती ही है। हम 21st सेंचुरी में कोई भी कंट्री आइसोलेशन में नहीं रह सकती है। समझ में आ गया इतना आपको? अब मैंने आपको यह बताया था कि ग्लोबलाइजेशन एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है। मल्टी डायमेंशनल से मेरा मतलब क्या है? मल्टी डायमेंशनल से मेरा मतलब यह है कि हम ग्लोबलाइजेशन को सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक फिनोमिना से जोड़ते हैं कि ग्लोबलाइजेशन इज ओनली अबाउट ट्रेड, ग्लोबलाइजेशन इज ओनली अबाउट इकोनॉमिक थिंग्स, बट ये चीजें गलत है। ग्लोबलाइजेशन के पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं, ग्लोबलाइजेशन के कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस भी है और ग्लोबलाइजेशन के इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस भी है। तो अगर हम सिर्फ ग्लोबलाइजेशन की डिबेट को इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस तक सीमित रखते हैं तो आप गलत ट्रैक पे हैं। हमें दूसरे सारे डायमेंशन पता होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। अब देखो, इस वीडियो में हम क्या समझेंगे? इस वीडियो में मैंने आपको पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बताया,
तो पॉलिटिकल साइंस इज ऑल अबाउट डिबेट्स। यहां पे हम डिबेट्स के बारे में जानेंगे कि जित पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस से रिलेटेड ग्लोबलाइजेशन में क्या क्या डिबेट है, हम उसको यहां पे जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे कि साइंस में क्या होता है, साइंस में हम लोग किसी भी थ्योरी पे तुरंत पहुंच जाते हैं और हेंस प्रूफ लिख के उसको खत्म कर देते हैं। बट पॉलिटिकल साइंस इज ऑल अबाउट डिफरेंट ओपिनियन, पॉलिटिकल साइंस इज ऑल अबाउट डिफरेंट पर्सपेक्टिव। पॉलिटिकल साइंस की लेबोरेटरी में कौन है, पॉलिटिकल साइंस की लेबोरेटरी है ह्यूमन बींग्स है। ठीक है, हमारे क्या ओपिनियन है, हमारा क्या पर्सपेक्टिव है, ये पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट को निखारता है और अच्छे से। ठीक है, तो हर इंसान का अलग अलग ओपिनियन है, हर इंसान का अलग अलग पर्सपेक्टिव है। सो जब हम लोग पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में पढ़ेंगे तो यहां पे हम अलग अलग डिबेट पढ़ेंगे। कुछ पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस के नुकसान देखेंगे कि पॉलिटिकल लेवल पे चीजें सही नहीं है कंट्री में, और कहीं हम देखेंगे कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो कंट्री की जो पॉलिटिक्स है वहां पे थोड़ा सा सही चीजें हुई है। तो यहाँ पे अलग अलग ओपिनियन है, आपको क्या करना है, क्वेश्चन किस हिसाब से पूछा है, आपको आंसर उस वे में टिल्ट करना है, नेगेटिव पॉजिटिव, और लास्ट में हमेशा आपको एक मिडिल पाथ देना है जिसमें आपको नेगेटिव पॉजिटिव दोनों दिखा के एकदम मस्त कंक्लूड करना है, जिससे कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आपको मिले। क्लियर है, समझ में आ गया? तो स्टार्ट करते हैं हमारे सवाल से जो कि ग्लोबलाइजेशन में पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस को दर्शाता है। ये सवाल के इर्द गिर्द ही पूरे पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस जुड़ी हुई हैं ग्लोबलाइजेशन से संबंधित। क्या है ये सवाल? हाउ डज ग्लोबलाइजेशन अफेक्ट ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ स्टेट सोवरेनिटी? अब आपको स्टेट सोवरेनिटी का मतलब तो पता होगा, नहीं भी पता है तो मैं बताता हूं। यहां पे जो कीवर्ड है वो है स्टेट सोवरेनिटी। सोवरेनिटी मतलब क्या होता है, स्टेट सोवरेनिटी मतलब क्या होता है कि जो देश की सरकार है वो अपने देश के बिहाफ पे डिसीजन ले सकती है, कोई भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं होगा। जो भी देश की सरकार है वो सरकार अपने हिसाब से जो उसको डिसीजन लेना है वो डिसीजन ले सकती है। इंडिया किसी के बाध्य नहीं है, इंडिया पे किसी फॉरेन कंट्री का इन्फ्लुएंस नहीं है, इंडिया पे किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन का इन्फ्लुएंस नहीं है। हम एक आजाद कंट्री है, हमें जो डिसीजन लेना होगा वो हमारी सरकार हमारे बिहाफ पे ले लेगी। सरकार को कौन चुन रहा है? सरकार को हम लोग चुन रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बिहाफ पे ये डिसीजन ले जिस सरकार को हम चुन रहे हैं, और वो सरकार बिना किसी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के या बिना किसी इंटरनल इन्फ्लुएंस के वो डिसीजन खुद ले सकती है। स्पेशली ग्लोबलाइजेशन में हम लोग एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस देखते हैं कि किसी दूसरे देश का प्रभाव तो नहीं है। जब हम लोग कॉलोनी था, जब इंडिया कॉलोनी था, ठीक है, जब और हम लोग कॉलोनी थे, ठीक है, तो क्या हमारे पास सोवरेनिटी थी? एक तरीके से नहीं थी। इंडिया के डिसीजन कौन ले रहा था? इंडिया के डिसीजन पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ले रही थी, फिर बाद में ब्रिटिश पार्लियामेंट लेने लग गई। ठीक है, सो इंडिया अपने डिसीजन क्या खुद ले पा रहा था? जी नहीं, नहीं लिए जा रहे थे। इंडिया के डिसीजन ब्रिटेन में जो बैठे लोग हैं वो इंडिया की डिसीजन ले रहे थे। So does India was a sovereign country? No, India was not a sovereign country at that point of time. लेकिन अगर हम आज की बात करें तो आज तो हम आजाद हैं, आजादी के हमें बहुत साल हो गए हैं। हम डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जी रहे हैं जहां लोग चुन रहे हैं अपनी सरकार को और वो सरकार लोगों के बिहाफ पे डिसीजन ले रही है। ये पूरा प्रोसेस चल रहा है। तो क्या इंडिया आज के तारीख में सोवरेन है? जी हाँ, आज के तारीख में तो सोवरेन होना ही चाहिए। अब हमारे ऊपर ब्रिटेन का थोड़ी ना इन्फ्लुएंस है, अब तो हम आजाद हैं। अब हमारी सरकार को जो करना होगा वो करेगी। तो ये हो गया स्टेट सोवरेनिटी का। अगर आपको किसी को स्टेट सोवरेनिटी का मतलब नहीं पता है तो ये आपको स्टेट सोवरेनिटी का मतलब समझ में आ गया। अब यहां पे फिर से मैं सवाल पढ़ता हूं क्योंकि ये सवाल आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये सवाल आपको समझ में आ गया तो आपको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे रिलेटेड पॉलिटिकल थिंक इन द ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, हाउ डज ग्लोबलाइजेशन अफेक्ट ट्रेडिशनल कंसेप्शन ऑफ स्टेट सोवरेनिटी? अब आपको स्टेट सोवरेनिटी का मतलब समझ में आ गया। अब यहां पे ट्रेडिशनल कंसेप्शन क्यों लिखा है? ट्रेडिशनल कंसेप्शन से यहां क्या मतलब है? ट्रेडिशनल कंसेप्शन से मतलब यह है
कि अगर हम थोड़े समय पहले चले जाएं, लाइक हम लोग 90s 50s में चले जाएं, तो तब वर्ल्ड इतना कहाँ इंटरकनेक्टेड था, या उससे भी पहले चल जाए तो तब वर्ल्ड इतना कहाँ इंटरकनेक्टेड था। तब तो जो जिसकी सरकार ने बोल दिया वो हो गया। तब तो एमएनसीज वगैरह भी नहीं थी कि वो आ रही है, देश में इन्वेस्ट कर रही है। तो पहले के टाइम पे ऐसा कहा जाता है कि सरकारें ज्यादा मजबूत हुआ करती थी कंपेरेबल। आज क्या हो गया है, आज अलग अलग इंस्टीट्यूशंस आ गए हैं, वर्ल्ड बैंक आ गया है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आ गया है, यूनाइटेड नेशंस आ गया है। तो आज के टाइम पे सरकार इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारी चीजें सोचती है, लेकिन आज से 70 साल पहले 50 साल पहले सरकार इतना नहीं सोचती थी। तो ट्रेडिशनल मतलब क्या, पुराना कंसेप्ट ऑफ स्टेट सॉवरेनिटी आज के तारीख में हमें देखने को मिलता है या नहीं मिलता है, ये यहाँ पे सवाल है। सो यहाँ पे ये पूरी डिबेट है, और इस डिबेट में ये है कि हमारे देश की सरकार वर्सेस जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनाइटेड नेशन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड बैंक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं, इनमें से ज्यादा पावरफुल कौन है? क्या हमारी सरकार ज्यादा पावरफुल है, या फिर ये जो इंस्टीट्यूशन है ये इंस्टीट्यूशन ज्यादा पावरफुल है? आज के तारीख में हमारी सरकार को कोई भी डिसीजन लेना होता है तो नो डाउट वो डिसीजन ले लेती है, इतना नहीं सोचती, लेकिन हमको कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल पे सोचना पड़ता है, हमको कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशन में जवाब देना पड़ता है। एक तरीके से देखो तो ये होना चाहिए था ना कि भैया मेरा देश है, मैं कोई भी डिसीजन लूं, मैं कौन होता हूं यूनाइटेड नेशन में जवाब देने वाला? एक कॉन्सेप्ट तो हो सकता है कि हम क्यों दे यूनाइटेड नेशन में जवाब, या फिर हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की ट्रेड पॉलिसीज को हम क्यों माने, हमें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो ट्रेड वाली पॉलिसी है उनको मानना पड़ रहा है। तो फिर क्या हमारी सरकार इन इंस्टीट्यूशन के हिसाब से चल रही है, या हमारी सरकार अपने बिहाफ पे अपने खुद के डिसीजन खुद ले रही है? ये एक पूरा डिबेट है। सो एक तरीके से देखें तो इस डिबेट को अगर मैं पॉलिटिकल टर्म्स में करूं तो द डिबेट इज बिटवीन द वेलफेयर स्टेट एंड द डिबेट इज बिटवीन द मिनिमलिस्टिक स्टेट, या मिनिमल स्टेट भी कह सकते हैं हम इसको। वेलफेयर स्टेट में क्या होता है, वेलफेयर स्टेट में देखो ये होता है कि सरकार क्या करती है, लोगों के कल्याण का काम करती है, लोगों की भलाई का काम करती है। लोगों की भलाई इन द सेंस कैसे, सरकार को गरीबी हटाना है, सरकार को क्या करना है, सरकार को रोजगार देना है, तो सरकार लोगों का भला कर रही है। वेलफेयर, सरकार लोगों का भला कर रही है, सरकार बढ़ चढ़ के इंसान की लाइफ में इंटरफेयर कर रही है। ठीक है, सरकार आ रही है, सरकार बेरोजगारी हटा रही है, सरकार क्या कर रही है, सरकार सबको नौकरी दे रही है, सरकार एक तरीके से काम दे रही है, सरकार बिजली पानी का काम करे कि सबके घर बिजली पहुंचाना है, सबके घर ये काम करना है। तो एक तरीके से ये जो वेलफेयर स्टेट है, ये ऐसा कहा जाता है कि ग्लोबलाइजेशन के पहले, दैट इज 1980s या 1970s के पहले सरकारें कुछ इस तरीके से काम करती थी। लेकिन आज के टाइम में क्या होता है, सरकार एकदम मिनिमल स्टेट में आ गए हैं, मिनिमलिस्टिक स्टेट में आ गए हैं। यहां सरकार बस नाइट वॉच डॉग बन गई है। नाइट वॉच डॉग मतलब कि सरकार सिर्फ बैठे बैठे देख रही है कि देश में क्या हो रहा है, बाकी कर कुछ नहीं रही। इन द सेंस सरकार ने क्या किया है, अगर सरकार को पानी पहुंचाना है तो सरकार ने प्राइवेट प्लेयर को बोल दिया भैया तुम हमसे टेंडर ले लो, तुम पानी पहुंचा दो। सरकार को बिजली देना है तो सरकार ने बिजली किसी प्राइवेट फर्म को बोल दिया कि तुम बिजली पहुंचाने का काम कर दो। सरकार को गैस सिलेंडर देना है तो आजकल क्या हो रहा है, अब वो आपके शहर में भी हो रहा होगा, ये सारी जगह इंप्लीमेंट होगा कि जो गैस के सिलेंडर आते हैं ना, अब वो धीरे धीरे वो गैस के सिलेंडर होंगे बंद, और उसकी जगह क्या होगा, जो पाइपलाइंस नीचे वो पाइप्स वगैरह लग गए हैं कि जैसे बिजली का बिल आता है ना कि आपने इतना रुपए खर्च किया, आपने इतनी बिजली जलाई है तो आपको इतने रुपए भरना होगा, तो गैस का भी सिस्टम कुछ ऐसे होने वाला है, आपने इतने महीने में इतनी गैस खपत की है तो ये आपका बिल है, आप बिल भर दो। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने प्राइवेट कंपनीज को टेंडर दे दिया। तो यहाँ पे गवर्नमेंट, मिनिमल स्टेट में गवर्नमेंट सिर्फ बैठे बैठे देख रही है कि देश में काम सब अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट सिर्फ फैसिलिटेट कर रही है, गवर्नमेंट कोई काम नहीं कर रही है, गवर्नमेंट काम करवा रही है प्राइवेट प्लेयर से। बड़ी बड़ी एमएनसीज आ गई है, बड़ी बड़ी एमएनसीज काम करने लग गई कि हम पानी पहुंचा देंगे, हम बिजली पहुंचा देंगे, हम रोड बना देंगे। सरकार अब बस मस्त आराम से बैठो, चाय पियो और मजे लो। आज के तारीख में ये मिनिमल स्टेट हो गया है। और ठीक है, और एक तरफ ये था कि यहां पे सरकार खुद काम करती थी, सरकार प्राइवेट प्लेयर की एंट्री नहीं होने देती थी। तो ये एक डिबेट पॉलिटिकल साइंस में बहुत ज्यादा है, दैट इज वेलफेयर स्टेट और मिनिमल स्टेट।
और अगर आप इस चीज को थोड़ा और आगे जाओ, सिर्फ इंडिया के पर्सपेक्टिव से मत सोचो, क्योंकि यहां पे हम वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। आपकी बुक का नाम क्या है? वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो हमें इसे दुनिया की नजरों से देखना होगा कि दूसरे देशों में क्या चल रहा है। तो डेवलप्ड कंट्रीज की अगर हम बात करें तो डेवलप कंट्रीज में क्या होता है? डेवलप कंट्रीज में एक समय पे सरकार बहुत ज्यादा वेलफेयर स्टेट पे काम करती है, वो लोगों का बहुत ध्यान रखती है। लेकिन अब वो कंट्री एक समय पे बहुत हद तक डेवलप हो जाती है, तब वो क्या करती है? तब वो सारी चीजें प्राइवेटाइज करती है, तब वो सारी चीजें प्राइवेट प्लेयर के हाथ में छोड़ती है और सरकार इस जोन में चली जाती है, एक नाइट वॉच डॉग की तरह। जैसे एक कुत्ता बैठे बैठे सिर्फ इतना देखता है ना कि चोर आ रहा है नहीं आ रहा है, कुत्ते का काम क्या होता है? सिर्फ इतना बैठे बैठे घर की निगरानी रखना। तो वैसे ही सरकार सिर्फ देश की निगरानी रख रही है, इसके अलावा कोई काम नहीं कर रही है। तो जो डेवलप कंट्रीज हैं फिर वो इस लेवल पे पहुंची कि हम मिनिमल स्टेट में जाएंगे। फिर जब डेवलप कंट्री मिनिमल स्टेट में गई तो कुछ टाइम तक चीजें बहुत अच्छे से चली, लेकिन वहां पे फिर जो लेबर वगैरह थे, जो इंडस्ट्रीज के, वो प्रोटेस्ट करने लग गए। क्योंकि जब चीजें आपने प्राइवेट प्लेयर के हाथ में रख दी तो प्राइवेट प्लेयर क्या करेगा? एक्सप्लॉइट करेगा मासेस को, ठीक है, वो मासेस को एक्सप्लॉइट करेगा। तो फिर लेबर वगैरह ने बहुत सारे प्रोटेस्ट करने शुरू कर दिए, फिर वापस मिनिमल स्टेट से सरकार वापस वेलफेयर स्टेट के टूवर्ड्स आई। तो प्राइवेट प्लेयर देखो होना भी जरूरी है और प्राइवेट प्लेयर को रेगुलेट करना भी जरूरी है। तो यहां पे गवर्नमेंट को बैलेंस बनाना है। सारी चीजें सरकार खुद भी नहीं कर सकती, सरकार सारी चीजें खुद करेगी तो करप्शन ये वो बहुत पंचायत है उस चीज में, और सरकार सारी चीजें प्राइवेट प्लेयर को भी नहीं दे सकती। यहाँ पे गवर्नमेंट को बैलेंस बनाना होता है कि अगर वो कोई चीज प्राइवेट प्लेयर को दे रही है तो फिर वो उसको बहुत अच्छे तरीके से रेगुलेट करे कि वो प्राइवेट प्लेयर उस गरीब को एक्सप्लॉइट नहीं करे, वो प्राइवेट प्लेयर उस गरीब को शोषण नहीं करे। यहाँ पे ये गवर्नमेंट का काम होता है। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो मैंने आपको सोवरेनिटी वाली जो आपको डिबेट बताई थी कि ये अपने डिसीजन खुद ले रहे हैं या इनके इन्फ्लुएंस से ले रहे हैं, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर हम ऑनेस्ट वाली बात करें, बुक को थोड़ा हटा दें, तो आज के टाइम में स्टेट गवर्नमेंट, जो राज्य की सरकार, राज्य इन द सेंस जो देश की जो सरकार होती है, वो सोवरेन है, वो अपने डिसीजन खुद ले सकती है। लेकिन वो जब भी डिसीजन लेती है तो कहीं ना कहीं वो सोचती है कि मेरी इंटरनेशनल लेवल पे क्या छवि जाएगी, मुझे यहाँ पे क्या जवाब देना है, ठीक है। सो हमारी सरकार खुद डिसीजन ले सकती है और खुद डिसीजन लेती ही है, लेकिन वो जब भी डिसीजन लेती है तो मन में वो ये सोच के रखती है कि कभी इंटरनेशनल लेवल पे ये बात आई तो हम ऐसे कह के इसको ऐसे निपटा देंगे। सो हमारी गवर्नमेंट सोवरेन है, बट स्टिल देयर आर इन्फ्लुएंस ऑफ इंटरनेशनल बॉडीज, और ये हर देश के साथ में, ये सारे देशों के साथ में, सारे देश सबका देखना पड़ता है उनको। चाहे अमेरिका भी हो, वो बहुत ज्यादा पावरफुल क्यों नहीं हो सकता है उसको थोड़ा कम सोचना पड़े, हमें थोड़ा ज्यादा सोचना पड़े, बट उसे भी कहीं ना कहीं देखना होगा कि मेरे जो रिलेशंस हैं वो इस कंट्रीज के साथ में खराब ना हो जाए। क्योंकि अल्टीमेटली मैंने कहा कि कोई भी देश आइसोलेशन में नहीं जी सकता है, कोई भी कंट्री अकेले में नहीं जी सकती है। अगर उसे 21st सेंचुरी में सस्टेन करना है उस कंट्री को, तो उसको अपने नेटवर्क्स बनाने होंगे, उसको अपने कॉन्टैक्ट्स बनाने होंगे, जो हम बोलते हैं ना सेटिंग होनी चाहिए, कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए, वो वाली बात होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। सो ये चीज आपको यहाँ पे समझ में आई। फिर आपको वेलफेयर स्टेट और मिनिमल स्टेट में क्या डिबेट है, इस डिबेट में भी आपको समझ में आ गया कि ये डिबेट क्या चल रही है। अब अगर हम इंडिया की बात करें, यहां पे भी हम लोग इंडिया की बात कर लें, तो हम इंडिया को वेलफेयर स्टेट कहते हैं। वेलफेयर स्टेट इसलिए कहते हैं, हम कहें तो हमारी सरकार वेलफेयर का भी काम कर रही है और हमारी सरकार ये जो मिनिमल स्टेट है इसका भी काम कर रही है। हमारी जो गवर्नमेंट है वो कहीं मिडिल पाथ में चल रही है, ठीक है। मिडिल पाथ इन द सेंस सरकार जो है वो गरीबी हटाने में लगी है, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम आ रहे हैं, जनधन योजना, तमाम तरीके की योजना सरकार लेके आ रही है। लेकिन साथ ही साथ हमारी सरकार प्राइवेट प्लेयर्स को भी इन्वॉल्व करती जा रही है। तो हमारी सरकार कहीं ना कहीं काम कर भी रही है, तो कहीं ना कहीं काम से पीछे हट भी रही है, कहीं ना कहीं प्राइवेट प्लेयर को आगे कर रही है। सो अभी हम एक कहीं बीच वाले रास्ते पे इंडिया चल रहा है, क्लियर है। At the same time, globalization does not always reduce state capacity. The primacy of the state continues to be unchallenged bias of political community. The state continue to discharge its essential function, that is law and order, national security, and consciously withdraw from certain domains of which it wishes to. अब यहाँ पे क्या बताया गया है, यहाँ पे एक तरीके से अगर हम कंक्लूजन कहें तो कंक्लूड हम कैसे करेंगे, कंक्लूड हम ऐसे करेंगे कि ग्लोबलाइजेशन ने स्टेट को खत्म नहीं कर दिया है, ग्लोबलाइजेशन ने सरकारों को खत्म नहीं कर दिया है।
ग्लोबलाइजेशन एक तरीके से सरकार का काम बढ़ा दिया है। काम बढ़ा दिया इन द सेंस अब सरकार को प्राइवेट प्लेयर को भी रेगुलेट करना है, अब सरकार को गरीबी भी हटानी है, अब सरकार को इंटरनेशनल प्रेशर भी देखना है। तो ग्लोबलाइजेशन ने क्या किया है, ग्लोबलाइजेशन ने सरकार का काम बढ़ा दिया है। अब सरकार को थोड़ा ज्यादा होकर सोचना पड़ेगा। और वही वाली चीज बताई, ग्लोबलाइजेशन में क्या हो रहा है कि कुछ सेक्टर्स में गवर्नमेंट पीछे आ रही है तो कुछ सेक्टर में गवर्नमेंट आगे जा रही है। जैसा कि मैंने आपको इंडिया का केस बताया। अब जैसे लॉ एंड ऑर्डर में हमेशा सरकार आगे आती है, इंटरनेशनल रिलेशन में हमेशा सरकार आगे आती है, कभी भी हम देखते हैं डिफेंस वगैरह के मामले होते हैं, नेशनल सिक्योरिटी के मामले होते हैं, तो सरकार हमेशा आगे रहती है। लेकिन अब जैसे किसी को पानी पहुंचाना, लाइक दिल्ली वगैरह में, ठीक है, दिल्ली वगैरह में अगर हम लोग देखें तो गवर्नमेंट वहां प्राइवेट प्लेयर से बोल रही है कि भैया तुम पानी पहुंचा दो, हम तुमको रुपए दे देंगे, तुम टेंडर ले लो, ठीक है, या तुम लोगों से पैसे वसूल कर लेना उनकी पानी के हिसाब से, जितना वो खर्च करते हैं, मतलब जितना वो पानी लेते हैं उस हिसाब से। तो कुछ सेक्टर में गवर्नमेंट आगे आ रही है तो कुछ सेक्टर में गवर्नमेंट पीछे आ रही है। तो हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हमारे यहाँ गवर्नमेंट कहीं मिडिल पाथ में है। तो ग्लोबलाइजेशन ने क्या किया है, ग्लोबलाइजेशन ने बेसिकली अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं सरकार का काम बढ़ा दिया है। अब सरकार को ज्यादा अच्छे से रूल करना है। क्यों ज्यादा अच्छे से रूल करना है, क्योंकि अब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी आ गया है और टेक्नोलॉजी के माध्यम से सरकार अब ज्यादा अच्छे से गवर्न कर पा रही है। जैसे एग्जांपल लो, अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, एक डॉक्यूमेंट, जैसे हमने बोला कि अब आधार को सबसे लिंक कर दो, तो वो क्या है, यहाँ पे गवर्नमेंट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ले रही है। धीरे धीरे गवर्नमेंट किस कॉन्सेप्ट पे जाएगी, गवर्नमेंट जाएगी कि सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट हो, लाइक मान लो एक आधार कार्ड हो, उसी से ड्राइविंग लाइसेंस का भी काम हो जाएगा, आधार का भी काम हो जाएगा, इलेक्शन कार्ड मतलब वोटर आईडी का भी काम हो जाएगा, एक डॉक्यूमेंट आपका सब कर देगा। तो जब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आता है तब गुड गवर्नेंस भी आती है। जब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आता है तब सरकार का काम भी बढ़ जाता है। और अगर सरकार समझदार हुई, अब सरकार भी दो तरीके की होती है, अब अगर सरकार समझदार हुई तो वो इस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का बहुत अच्छे से यूज करेगी और इस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की मदद से बहुत अच्छे से गवर्न भी करेगी। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया, पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। एक ये स्टेटमेंट और पढ़ ली, ये स्टेटमेंट वही है जो मैंने आपको बताया है। द स्टेट इज बेटर एबल टू रूल नॉट लेस एबल, thus state become more powerful than they were earlier as an outcome of new technology। वही वाली बात है कि स्टेट और ज्यादा पावरफुल बन गए हैं, स्टेट और अच्छे तरीके से रूल कर सकते हैं। क्यों रूल कर सकते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी ने उसको और मजबूत बना दिया है। ठीक है, समझ में आया। आई होप आपको पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस की सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि क्या पॉलिटिकल इंपैक्ट है ग्लोबलाइजेशन का डिफरेंट कंट्रीज पे और कौन कौन सी डिबेट्स हैं। पॉलिटिकल साइंस में वेलफेयर स्टेट वर्सेस मिनिमल स्टेट की बहुत इंपॉर्टेंट डिबेट है। स्टेट सोवरेनिटी की पॉलिटिकल साइंस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिबेट्स है। अगर आप लोग बाद में पॉलिटिकल साइंस में ऑनर्स करते हैं तो ये डिबेट्स आपको बार बार सुनने को मिलेंगी। क्लियर है, समझ में आया आपको। सो ये डिबेट्स कुछ ऐसी हैं जो एवर गोइंग है, ये हमेशा चलती रहेगी, एवर ग्रीन डिबेट्स हम इन्हें कह सकते हैं। लेकिन मुझे इतना विश्वास है कि आप एक कंक्लूजन निकाल पाए हैं, हम एक मिडिल पाथ निकाल पाए हैं इन डिबेट्स के। हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ पटेल, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन के बारे में बात करेंगे। ग्लोबलाइजेशन एक मल्टी डायमेंशनल फिनोमिना है। ग्लोबलाइजेशन बेसिकली इंटरकनेक्टनेस के बारे में बात करता है कि पूरा वर्ल्ड आपस में कैसे कनेक्टेड है, चाहे आप पॉलिटिकल टर्म्स में देख लो, चाहे आप इकोनॉमिकल टर्म्स में देख लो, या हम लोग कल्चरल टर्म्स में भी देख सकते हैं कि पूरा वर्ल्ड आपस में कैसे इंटरकनेक्टेड है। आज के तारीख में 21st सेंचुरी में कोई भी कंट्री आइसोलेशन में नहीं रह सकती है, उसे दूसरी कंट्रियों के साथ मिलजुल के रहना होगा। आप एग्जाम्पल के तौर पे ये समझिए कि जब आप स्कूल में जाते हैं तो आप बिना किसी से बात करे क्लास में, क्या आप वहाँ रह सकते हैं, क्या आप अपना क्लास का काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। कई बार आपको होमवर्क का पूछना पड़ता है, कई बार आपको बहुत सारी दूसरी चीज़ें, मस्ती मौज मस्ती एक अलग लेवल की होती है, तो उसमें हमें हमारे फ्रेंड्स की आवश्यकता होती है, आपको आपके क्लासमेट्स की आवश्यकता होती है। आप आइसोलेशन में नहीं रह सकते हैं वहाँ पे। तो सेम वे में जब हम विश्व की बात करते हैं, जब हम इस पूरी दुनिया के बारे में बात करते हैं, तो कोई भी देश आइसोलेशन में नहीं रह सकता है। उसे दूसरे देशों के साथ संबंध बनाने होते हैं, एक अच्छे रिलेशन मेंटेन करने होते हैं, एक हेल्दी रिलेशन मेंटेन करने होते हैं, और इसी के सहारे आज का 21st सेंचुरी चल रही है। चाहे हम लोग ट्रेड में देखें, कोई भी कंट्री
मतलब हर कंट्री के पास सारी चीज़ें नहीं होती ना, वो कहीं से रॉ मटेरियल ले रही है तो यहाँ प्रोड्यूस कर रही है, फिर उसे बाहर बेच रही है, ठीक है, ऐसे ही करके वो रुपए कमा रही है। सो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे एक पूरा फिनोमिना चल रहा है, और ये फिनोमिना क्या है, ये फिनोमिना है ग्लोबलाइजेशन का। अब हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं कल्चरल वाला, मतलब पॉलिटिकल वाला हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, दैट इज पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन के बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, और इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन के बारे में भी बात कर चुके हैं। अब बारी आती है कि ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा है। अगर हम लोग कल्चरल टर्म्स में देखें तो ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा है, और ये आप बहुत अच्छे से सोच सकते हैं, अगर आप अपने घर में ही देखें तभी आपको समझ में आ जाएगा कि ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा है। ये वाला जो टॉपिक है ना, ये वाला जो चैप्टर है, ये चैप्टर आपको फील करना है। यहाँ पे पढ़ने की मतलब पढ़ना तो है ही, लेकिन पढ़ने के साथ साथ आपको फील करना, आपको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस में आपको ऑब्जर्व करनी होती है चीज़ें कि आसपास में सोसाइटी में लोग कैसे रह रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं, उनका क्या ओपिनियन है, उनका क्या पर्सपेक्टिव है, ठीक है। So the consequences of globalization are not confined only to the spheres of politics and economy। वही वाली बात बताई है कि ग्लोबलाइजेशन के जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल और इकोनॉमिक टर्म्स में नहीं है, वो कल्चरल टर्म्स में भी है। ग्लोबलाइजेशन अफेक्ट्स अस इन अवर होम। अब यहाँ पे बताया गया है कि जो ग्लोबलाइजेशन है उसने हमारे घर में भी इफेक्ट किया है। कैसे इफेक्ट किया है, यहाँ पे आप इस पिक्चर के सहारे देख रहे हो कि एक इंसान है, एक लड़का है, वो पिज़्ज़ा खा रहा है, साथ में कुछ ड्रिंक कर रहा है, ठीक है, जीन्स पहनी है, टी शर्ट पहना है। पिज़्ज़ा इंडिया का नहीं है, जीन्स इंडिया की नहीं है, ये ड्रिंक ये इंडिया की नहीं है, ठीक है। और हो सकता है यहाँ पे कुछ हॉलीवुड की कोई मूवी देख रहा हो, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे एक वेस्टर्न कल्चर को ये लड़का अपनाया हुआ है। अब वेस्टर्न कल्चर अपनाने में कोई बुराई नहीं है, मैं उसके ड्रॉबैक्स में भी नहीं जा रहा हूँ, मैं बस आपको ये बता रहा हूँ कि देखो अगर आप कल्चरल टर्म्स में देखें तो कल्चरल टर्म्स में ग्लोबलाइजेशन हमारे घर तक घुस गया है और हमें पता भी नहीं है। इसमें आधी से ज़्यादा चीज़ें इंडिया की है ही नहीं, मतलब इंडिया का ऐसा कल्चर है ही नहीं। इंडिया में हम लोग पिज़्ज़ा नहीं खाते, इंडिया इज़ ऑल अबाउट मसाला डोसा, इंडिया इज़ ऑल अबाउट छोला भटूरा, ठीक है, वो इंडियन डिश में। पिज़्ज़ा इज़ नॉट एन इंडियन डिश, ठीक है। वही जीन्स देख ले, चाहे टी शर्ट्स वगैरह देख ले, हमारे यहाँ पैजामा कुर्ते का है, लेकिन ये सारा क्या है, ग्लोबलाइजेशन का दौर है। यहाँ पे हम जो अच्छी अच्छी चीज़ें होती दूसरी कल्चर से वो अपनाते हैं, साथ में बुरी चीज़ों को भी अपनाते हैं, सिर्फ अच्छा ही नहीं बुरी चीज़ों को भी हम अडॉप्ट कर लेते हैं। तो हमारे घर तक में ग्लोबलाइजेशन घुस चुका है, ये आपने कल्चरल टर्म्स में देखा। The cultural effect of globalization leads to the fear that this process poses a threat to a cultures in world. It does so because globalization leads to the rise of uniform culture or what is called as cultural homogenization। यहाँ पे क्या बताया गया है कि ग्लोबलाइजेशन ने क्या कर दिया है, ग्लोबलाइजेशन ने जो अलग अलग देश के जो कल्चर थे उसको इरोड कर दिया है, ठीक है। कुछ स्कॉलर का ये मानना है कि जो अलग अलग देश के जो कल्चर थे, जो उनके इंडिजीनियस कल्चर थे, उसको ख़त्म कर दिया गया है और अब पूरा जो वर्ल्ड है वो एक कल्चर के टुवर्ड्स बढ़ रहा है, एक यूनिफॉर्म कल्चर के टुवर्ड्स बढ़ रहा है। अब कल्चरल होमोजेनाइजेशन का मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पे स्कॉलर्स ये कहना चाह रहे हैं कि क्या पूरे वर्ल्ड का सिर्फ एक कल्चर हो गया है, क्या पूरे वर्ल्ड में कल्चरल टर्म्स में यूनिफॉर्मिटी आ गई है क्या, ये यहाँ पे एक सवाल आ रहा है। The rise of uniform culture is not emergence of global culture. What we have seen in the name of global culture is imposition of Western culture on the rest of the world. अब यहाँ पे ये बताया गया है कि हम यूनिफॉर्म कल्चर बोल रहे हैं, मतलब कि पूरे विश्व का एक ही कल्चर होते जा रहा है। तो यहाँ पे स्कॉलर्स ये बोल रहे हैं कि यूनिफॉर्म कल्चर मतलब आप ये मत समझो कि ये ग्लोबल कल्चर है, ये ग्लोबल कल्चर नहीं है। हो ये रहा है कि पूरे विश्व में जितनी भी कंट्रीज हैं वो सारी कंट्रीज वेस्टर्न कल्चर को अपना रही है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग हमारे संस्कृति, हम लोग हमारे कल्चर को भूल के जो वेस्टर्न कल्चर है हम उसको अपना रहे हैं, ठीक है। जो पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली डोमिनेंट सोसाइटी है, जो पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली डोमिनेंट कंट्री है, हम लोग उनके कल्चर को देख रहे हैं। कैसे देख रहे हैं, हमें इंटरेस्ट है अमेजॉन में, आप जो ऑर्डर कर रहे हो चीजें, हम लोग अमेजॉन से ऑर्डर कर रहे हैं यूएस बेस्ड फॉर्म में। पिज्जा हट, एप्पल, प्यूमा, H&M, मैकडोनल्ड्स, ये सारी चीजें क्या है,
कुछ जर्मन की है, तो कुछ स्वीडिश की है, तो कुछ अमेरिकन बेस्ड फर्म है। तो अगर मोटे माटी तौर पे देखें तो सारी यूरोपियन बेस्ड कंपनीज हैं, ठीक है। सो हम लोग अट्रैक्टेड कहाँ पे, हम लोग अट्रैक्टेड यहाँ पे हैं ज़्यादा। आप मॉल में जाते हो तो आप सोचोगे H&M से कपड़े ले लेते हैं, या प्यूमा से हम लोग क्या लेंगे, शूज़ खरीद लेंगे, खाना पिज़्ज़ा हट में खाएंगे, फ़ोन हमारे पास में आईफोन होना चाहिए, आईफोन की हॉर्ड लगी है, ऑर्डर हम करेंगे अमेज़ॉन से करेंगे, फिर हम खाना मैकडी पे जाएंगे। सो ये पूरा क्या हो रहा है यहाँ पे, आप मॉल जा रहे हो कि मैं डोसा खाने जाऊंगा, आप खुद सोचो कि आप मॉल इसलिए जा रहे हो कि क्या मैं डोसा खाऊंगा, या मैं इडली खाऊंगा, या फिर मैं छोले भटूरे खाऊंगा, या मैं पूरी सब्जी खाऊंगा। हम मॉल इसलिए नहीं जा रहे हैं ना, हम मॉल जा रहे हैं तो हम मैकडी में जाएंगे, हम पिज़्ज़ा हट में जाएंगे, ठीक है, हम और अच्छी अच्छी शॉप्स पे जाएंगे, स्टारबक्स पे जाएंगे। आज के टाइम में हो क्या रहा है तो कि हम लोग वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं, और हम लोग ही नहीं, विश्व की जितनी भी कंट्रीज हैं वो सारी कंट्रीज वेस्टर्न कल्चर के टुवर्ड्स उनका झुकाव है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि पूरे वर्ल्ड का एक कल्चर हो रहा है, वर्ल्ड का एक कल्चर हो रहा है, लेकिन वो कोई नया कल्चर नहीं है, वो कल्चर है वेस्टर्न कल्चर। सब लोग वेस्टर्न कल्चर से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। Those who make this argument often draw attention to the McDonaldization of the world, with culture seeking to buy into a dominant American dream। और हम इसको बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन को, एक बार बोला जाता है मैकडोनलाइजेशन, मतलब कल्चरल टर्म्स में, मतलब कि सारे इंसान अमेरिका के टूवर्ड ज़्यादा टिल्टेड है। जो हमने अमेरिका की जो सॉफ्ट पावर देखी थी, नेटफ्लिक्स, हमें हॉलीवुड देखना है, ठीक है, सो ये उसकी सॉफ्ट पावर है। अगर आपको कहीं विदेश जाने का भी मौका मिले तो आप शायद अमेरिका या कोई यूरोपियन देश बोलोगे, यूरोपियन वाला देश बोलोगे, आप जापान नहीं बोलोगे, आप सिंगापुर नहीं बोलोगे, आप अमेरिका ही बोलोगे। तो हमारा क्या हो रहा है, हमारा झुकाव उनके टूवर्ड ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। सो जो पूरा वर्ल्ड है वो अमेरिका की नज़र से देख रहा है, ठीक है, और अमेरिका ने अपना इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस बना लिया है कि हमें पता भी नहीं चल रहा है, और हम लोग अमेरिका से कितने ज़्यादा कनेक्टेड हैं। ये ब्रांड्स नहीं होना तो आपको भी मज़ा नहीं, अगर आपको ये ब्रांड्स नहीं मिले तो आपको भी मज़ा नहीं आए, ये हमारी हैबिट बन चुका है। सो इस कदर ग्लोबलाइजेशन ने, मतलब कल्चरल टर्म्स में इस तहत वो हमारी लाइफ में अंदर घुस चुका है। This is dangerous not only for poor countries but for the whole of humanity, for it leads to the shrinking of rich cultural heritage of the entire globe. At the same time, it will be a mistake to assume that cultural consequences of globalization are only negative. अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि अगर ऐसा हुआ तो ये गलत हो रहा है। गलत इन द सेंस कि जो दूसरे देशों की जो रिच कल्चर है, इंडिया का भी जो रिच कल्चर है और हर कंट्री का अपना रिच कल्चर है, वो रिच कल्चर हम कहीं ना कहीं छोड़ रहे हैं और हम अमेरिकनाइजेशन, हम अमेरिका के टुवर्ड्स देख रहे हैं। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, ये गलत नहीं है, आप ग्लोबलाइजेशन को नेगेटिव टर्म्स में मत देखो, हम ग्लोबलाइजेशन क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट भी देखो कल्चरल टर्म्स में। उनका ये मानना है कि कल्चर स्टैटिक्स नहीं होते हैं, कल्चर आर नॉट स्टैटिक थिंग, all culture except outside influence all the time. Some external influence are negative because they reduce our choices, but sometimes external influence simply enlarge our choices and sometimes they modify our culture without overwhelming the traditional। अब यहाँ पे बताया गया है कि नहीं, आप ग्लोबलाइजेशन को सिर्फ नेगेटिव टर्म्स में मत देखो। ग्लोबलाइजेशन ने क्या किया है, हमारी चॉइसेस को इनहेंस कर दिया है। कैसे चॉइसेस को इनहेंस कर दिया है, अब हमें खाना है तो हम लोग बर्गर किंग के भी बर्गर खा सकते हैं और मसाला डोसा भी खा सकते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन ने हमारी चॉइसेस इनहेंस की है। और कल्चर कोई स्टैटिक थिंग थोड़ा है, लोग, कोई कल्चर आ रहा है तो लोग उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, कुछ मॉडिफाई कर रहे हैं और कुछ नया निकाल रहे हैं उससे, ठीक है। सो ये एक तरीके से इंडिविजुअल को चॉइसेस ही दे रहा है। ग्लोबलाइजेशन क्या कर रहा है, इंडिविजुअल को चॉइसेस ही दे रहा है। आपको मसाला डोसा खाना है तो वो खाओ बर्गर किंग से, आपको बर्गर खाना है तो आप वो खाइए। The burger is no substitute for a masala dosa and therefore does not pose any real challenge. It is simply added onto our food choices. Blue jeans on the other hand can go well with handspoon khadi kurta। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बताया गया है, यहाँ पे ये बताया गया है कि क्या हो रहा है, हमारी बस चॉइसेस इनहेंस कर दी है और लोग कल्चर को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि नीचे हम लोग पहन रहे हैं जीन्स और ऊपर हम लोग पहन रहे हैं कुर्ता। सो ये क्या है, इंडियन प्लस वेस्टर्न का कॉम्बिनेशन है ना। आपने बहुत सारी इंडो वेस्टर्न ड्रेसेस सुनी होगी, तो ये क्या है, ये हम एक नया कल्चर निकाल रहे हैं। तो इसको हम बोल सकते हैं कल्चर हेट्रोजाइनेशन, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे हम लोग एक नया ही कल्चर बना रहे हैं। जो एग्जिस्टिंग कल्चर थे वो तो थे ही थे, लेकिन हम लोग एक नया कल्चर निकाल रहे हैं जिसमें मिक्स है, ठीक है, कुछ एक नया ऐड कर दिया, जैसे इंडियन और अमेरिकन। सो ग्लोबलाइजेशन की कल्चरल टर्म्स में अच्छी और बुरी बात दोनों हैं, लेकिन जो रियल बात है वो रियल बात यही है कि यहाँ पे क्या हो रहा है,
यहाँ पे हम लोग वेस्टर्न कल्चर से ज़्यादा इन्फ्लुएंस है कंपेरेबल टू, मतलब वेस्टर्न कल्चर को हम हमारी मतलब लाइफस्टाइल मानने लग गए हैं। बाकी अगर आपको ग्लोबलाइजेशन के पॉजिटिव पॉइंट लिखना है तो आपको ये लिखना पड़ेगा, ये वाली चीज़ें, कि हम लोग एक नया ही कल्चर में बनाने लग गए हैं, दैट इज कुर्ता प्लस जीन्स। आपने बहुत बार देखा होगा, तो ये आप पॉजिटिव पॉइंट में डाल सकते हैं और वो आप नेगेटिव पॉइंट में। हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ पटेल, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम इंडिया एंड ग्लोबलाइजेशन के बारे में बात करेंगे। ऑलरेडी हमने ग्लोबलाइजेशन के बारे में बहुत सारी बातें कर ली हैं कि ग्लोबलाइजेशन इज ऑल अबाउट इंटरकनेक्टनेस। और ग्लोबलाइजेशन कैसा कॉन्सेप्ट है? ग्लोबलाइजेशन एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है, जिसमें कि हम ग्लोबलाइजेशन के इकोनॉमिक एस्पेक्ट को नहीं देख के हम पॉलिटिकल, कल्चरल और इकोनॉमिक एस्पेक्ट तीनों देखते हैं। यूजली जो हमेशा वो रहता है, क्या कहते हैं, जो डाउट रहता है, या जो हम हमेशा कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन को हम हमेशा इकोनॉमिक टर्म्स में जोड़ते हैं, बट ये सही नहीं है। ग्लोबलाइजेशन का हमें कल्चरल एंगल भी देखना होगा, ग्लोबलाइजेशन का हमें पॉलिटिकल एंगल भी देखना होगा। आई होप ये सारे वीडियोस आपने पहले के देख चुके होंगे, क्योंकि मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं, लाइक कंसेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन क्या है, उसके कॉजेज क्या है, फिर ये अलग अलग ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। और इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ इंडिया के बारे में बात करेंगे कि इंडिया एंड ग्लोबलाइजेशन। एंड बेसिकली जो हमारा फोकस होगा इस वीडियो में वो होगा कि इंडिया में ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट कब आया है, या फिर इंडिया इस पूरे वर्ल्ड के साथ में कब मिला है। जो हम बोलते हैं ना, ग्लोबलाइजेशन इज इंटीग्रेशन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, या वर्ल्ड इकोनॉमी, ठीक है, कि सारे वर्ल्ड एक दूसरे से, सारी कंट्रीज एक दूसरे से जो इंटरकनेक्टेड है। सो इंडिया का ये इंटरकनेक्शन कब बना था, उसका ये एंगल कब बना था, हम बेसिकली वो समझने की कोशिश करेंगे। We have said earlier that globalization has occurred in earlier period in history in different parts of the world. अब मैंने आपको पहले भी, या हमने पहले भी डिस्कस किया है कि ग्लोबलाइजेशन में हम उसका हिस्टोरिकल और कंटेम्प्रेरी दोनों देख सकते हैं, ठीक है। सो ग्लोबलाइजेशन को मैं ऐसे डिवाइड कर सकता हूं कि ग्लोबलाइजेशन में हम क्या करेंगे, हम ग्लोबलाइजेशन में उसका हिस्टोरिकल एंगल भी देखेंगे और उसका कंटेम्प्रेरी एंगल भी देखेंगे, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन को मैंने दो पार्ट पे डिवाइड कर दिया। पहला पार्ट था हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। और एक है कंटेम्पररी, जो आज का क्या टाइम है, आज कैसे चल रहा है, ठीक है, ठीक है। सो हिस्टोरिकल में हमने क्या देखा था, जब वर्ल्ड कॉलोनी हुआ करता था, स्पेशली इंडिया के बारे में बात करें तो जब इंडिया कॉलोनी था, ठीक है, किसकी कॉलोनी था इंडिया? ऑफ कोर्स ब्रिटेन की कॉलोनी था। ये था इसका हिस्टोरिकल एंगल। और कंटेम्प्रेरी एंगल में क्या देख रहे हैं, प्रेजेंट वाला, कि आज के टाइम में चीजें कैसे चल रही है, ये हम देखेंगे प्रेजेंट एंगल में, ठीक है, कि आज के टाइम में चीजें कैसे चल रही है, ये हम इसके प्रेजेंट एंगल में देखेंगे, ठीक है। इतना समझ में आया? तो अगर हम हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो क्या हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में ग्लोबलाइजेशन उस पीक पे था जिस समय पे आज है? बिल्कुल नहीं था। पहले क्या हुआ करता था कि अंग्रेज आए थे भारत, उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लॉइट किया, मतलब ठीक है, लोगों को एक्सप्लॉइट किया, हमारे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया और अपने देश का भला किया। वो उन्होंने यहाँ से रॉ मटेरियल्स वगैरह निकाले, वो उन्होंने वहाँ पे भेजे ब्रिटेन में, वहाँ से उन्होंने फिनिश प्रोडक्ट बनाया और पूरे देश, मतलब पूरे जितने भी विश्व है वहाँ पे उन्होंने उस चीज़ को बेचा। इनफैक्ट कहें तो इंग्लैंड का या जो ब्रिटेन का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो दौर था, उसमें भारत का बहुत बड़ा रोल रहा है उसको सक्सेस दिलाने में, उनकी इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो फेज था उसको सक्सेस दिलाने में। तो पहले कि अगर हम ग्लोबलाइजेशन के बारे में बात करें, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के बारे में हम बात करें, तो वो कुछ सीमित था। सीमित इन द सेंस, कुछ हम लोग सिर्फ यहाँ से क्या करते थे, रॉ मटेरियल जाता था और फिनिश प्रोडक्ट आता था। लेकिन अगर आप आज के उसमें देखोगे, आज के उसमें अगर हम देखें तो आज तो ग्लोबलाइजेशन का कल्चरल डायमेंशन भी है, आज तो अलग अलग कंट्रीज के साथ में ट्रेड हो रहा है, आज तो ग्लोबलाइजेशन का पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी है। तो आज का ग्लोबलाइजेशन एक बहुत ब्रॉडन टर्म है, और अगर हम लोग हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में जाएंगे तो उस समय का जो ग्लोबलाइजेशन है वो बहुत एक नैरो वाला था। क्लियर है? इतना आपको यहाँ पे समझ में आ गया है। Flow pertaining to the movement of capital, commodities and ideas and people go back to several centuries in Indian history. Globalization is all about flows. ये हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। किस किस के फ्लोज के बारे में बात करी थी? हमने बात करी थी फ्लो होता है ग्लोबलाइजेशन में कैपिटल का, रुपए का, ठीक है, कमोडिटीज का, एक देश से दूसरे देश में सामान जा रहे हैं। देन आइडियाज का, आइडियाज मूव हो रहे हैं
दो देशों के साइंटिस्ट मिलकर कोलैबोरेट कर रहे हैं, कुछ अच्छा काम कर रहे हैं और लोग एक देश से दूसरे देश जा रहे हैं। सो फ्लो में हमने देखा कैपिटल, कमोडिटीज, आइडियाज, पीपल, ये सारा है। और अगर हम लोग थोड़ा और पहले चल जाएं तो ये सारी चीजें, मतलब अगर हम लोग आज के समय से हट के थोड़ा सा पहले जाएं तो इंडियन हिस्ट्री में पहले भी होता था। पहले अंग्रेज लोग आए, रुपए वुपए लगाए, यहाँ से रुपए लेके गए, कमोडिटीज का भी था, आइडियाज भी मूव हो रहे थे और लोग भी जा रहे थे। आपने देखा होगा कि जो हमारे प्रोमिनेंट लीडर्स थे उन्होंने विदेश से ही पढ़ाई करके आए, वो उन्होंने बाहर से ही पढ़ाई की थी। ठीक है। During the colonial period, as a consequences of Britain imperial ambitions, India became an exporter of primary goods and raw materials and a consumer of finished goods. वही वाला बताया कि जो ब्रिटेन की जो इंपीरियल एम्बिशंस थे, ब्रिटेन ने हमें अपना कॉलोनी बनाया और उसका डेवलपमेंट हो रहा था, तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ जो छोटे छोटे रॉ मटेरियल्स थे वो भेजते थे और बदले में ब्रिटेन में वहाँ इंडस्ट्रीज में वो बाकायदा पूरा फिनिश प्रोडक्ट बनता था और वो आता था इंडिया में। ठीक है। After independence, because of this experience with the British, we had to make things ourselves rather than relying on others. और आपको भी पता होगा कि हमने कौन सी पॉलिसी अपनाई है 1947 के बाद में। हमने थोड़ी रेस्ट्रिक्टेड इकोनॉमी की पॉलिसी अपनाई, हमने प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी अपनाई है, हमने हमारी इकोनॉमी की इतनी ओपन अप नहीं की थी, मतलब जब देश आज़ाद हुआ था उसके बाद में। उसका रीज़न क्या था? देखो, अगर हम लोग स्टार्टिंग में, अगर आप सोचोगे 1947 में, अगर हम मान लें, अगर हमने 1947 या 1950 में अगर हम बोल देते कि आओ हमारे देश में निवेश करो, तो उस समय क्या होता? एक तो हमें बड़ी मुश्किल से आज़ादी मिली, ठीक है, और सबसे पहले इंडिया में आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वो तो बाद में क्या हुआ, बाद में ब्रिटेन पार्लियामेंट ने कंट्रोल ले लिया, लेकिन शुरुआत तो ईस्ट इंडिया कंपनी से ही हुई थी, आपको हिस्ट्री पता हो तो वैसे ही जो हमारे लीडर्स थे उनको डर था कि ऐसा नहीं हो कि हम बोल दें आओ और यहाँ पे निवेश करो। तो ऑलरेडी आप सोचो जब अंग्रेज लोग भारत को छोड़ के गए होंगे तो कितनी बुरी स्थिति में छोड़ के गए होंगे, और उस समय पे अगर हम कंपनीज को बुला रहे हैं तो वो कंपनीज और ज़्यादा एक्सप्लॉइट करेगी, क्योंकि प्राइवेट प्लेयर का काम क्या होता है? प्राइवेट प्लेयर का काम होता है प्रॉफिट कमाना, ठीक है। उनका काम ये नहीं होगा कि देश में इतनी गरीबी है तो उस हिसाब से हम हेल्प करें। तो उस समय लीडर्स को लगा कि नहीं भैया, हमें हमारी इकोनॉमी को क्लोज करके रखना पड़ेगा। क्लोज इन द सेंस हमें हमारी चीज़ें खुद बनानी होगी। अगर हम हमारी चीज़ें खुद नहीं बनाएंगे तो कोई बाहर से कोई कंपनी आके वो बनाएगी, तो अल्टीमेटली वो एक्सप्लॉइट करेगी और ऐसा नहीं हो कि वापस से भारत किसी देश की कॉलोनी बन जाए। हमारे लीडर्स ये नहीं चाहते थे, ठीक है। अब इस पॉलिसी के कुछ नुकसान और कुछ फायदे दोनों थे। लीडर्स का इंटेंशन सही था, लेकिन अब उनको ये नहीं पता था कि इसके क्या नुकसान और फायदे होने वाले हैं, ठीक है। उनका इंटेंशन थोड़ा सही था। अब हम यहाँ पे देखते हैं, वी ऑल्सो डिसाइडेड नॉट टू अलाउ अदर to export to us so that our own producer could learn to make things. This protectionism generated its own problems. ठीक है, हमने किसी दूसरी कंपनी को नहीं बुलाया ताकि हमारे यहाँ देश के लोग खुद सीखें कि कैसे चीज़ें बनेगी। हमने हैवी इंडस्ट्रीज पे फोकस किया, हम लोग खुद सीखे सामान कैसे बनेगा और फिर उसे यूज़ करें। तो हमने प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी अपनाई ताकि बाहर से कोई सामान यहाँ पे नहीं आ पाए। लेकिन अब इसके अलग अलग अब दूसरे रिपरकेशन, हमें दूसरे प्रॉब्लम्स इसके देखने को मिले। जैसे while some advances were made in certain arenas, critical sectors such as health, housing, primary education did not receive the attention they deserved. India had a fairly sluggish rate of economic growth. हमने ये देखा कि चलो कुछ सेक्टर्स तो बहुत अच्छे से काम करने लग गए थे, धीरे धीरे हैवी इंडस्ट्रीज चलो चलने लग गई थी, लेकिन कुछ सेक्टर अच्छे से काम नहीं कर पा रहे थे। जैसे हेल्थ में हमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता थी, घर में, प्राइमरी एजुकेशन में, ये सारे सेक्टर्स जो हैं, ये जो बेसिक चीज़ें हैं, ये अच्छे से काम नहीं कर पा रही थी। हमारे लीडर्स ने इंडस्ट्रीज पे फोकस किया, लेकिन एजुकेशन पे भी फोकस करना था, हेल्थ पे भी फोकस करना था। और हमने जब देखा कि जब सारी चीज़ें सरकार ने अपने कंट्रोल में ले ली, ठीक है, जब सोशलिज्म अपने एकदम पीक पे चले गया, ठीक है, इंडिया में, तो सारी चीज़ें सरकार ने अपने हाथ में ले ली। सरकार ने जब अपने हाथ में ली तो जो यहाँ का जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम था वो बहुत मजबूत हो गया, और वो मजबूत हुआ तो जो आपने जो ये सरकारी जो आपने सुना, जो सरकार के पास जो भ्रष्टाचार है वो इंडिया में एक चरम सीमा पे पहुंच गया, वो इंडिया में बहुत होने लग गया। हर लोगों को सरकारी, जो आज भी आप देखते हो कि सरकारी नौकरी होना, वो वहीं से तो आया कि आहा मस्त आराम है, मजा है, जो भी है, भ्रष्टाचार का कोई नहीं सोचता, लेकिन वो जाए बात वो वहां पे हो जाता है, ठीक है। सो ये सारी चीजें हमें वहां पे देखने को मिली। फिर आप सोचो कि इंडिया की पॉपुलेशन उस टाइम पे कितनी कम पढ़ी लिखी थी, हेल्थ की फैसिलिटी नहीं थी, तो ये सारी चीजों में हमें थोड़ी सी आवश्यकता थी
जो फॉरेन कंट्रीज थी, लेकिन हमारी सरकार ने नहीं ली, तो यहाँ पे हमें कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिली। लेकिन 1991 में क्या होता है, अब हमने ऐसी हमारी इकोनॉमिक क्लोज रखी तो 1991 में इंडिया को एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस फेस करना पड़ता है। In 1991, responding to a financial crisis and desire for higher rates of economic growth, India embarked on a program of economic reforms that sought increasingly to deregulate the various sector, including trade and foreign investment. हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस देखा, हमारी इकोनॉमी मतलब यहाँ थी तो वो नीचे आती जा रही थी, ठीक है, हमारी इकोनॉमी की हालत बहुत ज़्यादा खराब होती जा रही थी, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस था, हमारे पास कर्जा बहुत ज़्यादा हो गया था, हमारे पास में तेल खरीदने के रुपए नहीं थे, इंडिया के पास में ये स्थिति थी, ठीक है। और अब इस स्थिति होने के पीछे बहुत सारे अलग कारण है, सिर्फ प्रोटेक्शनिज्म हम पॉलिसी को नहीं देख सकते हैं। क्यों नहीं देख सकते हैं? क्योंकि हमने वार देखा, चाइना के साथ में देखा, पाकिस्तान के साथ में देखा, हमें नेशनल सिक्योरिटी पे बहुत सारे रुपए खर्च करने पड़े। सो इंडिया के अपने रीजन है कि ये स्थिति क्यों आई, 1991 वाली स्थिति क्यों आई। तो हम सिर्फ ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ इस पॉलिसी के कारण आई। आपको बहुत सारी चीजें जो आपकी जो सेकेंड बुक है, ठीक है, जिसमें आपने पूरी एक स्टोरी के फॉर्मेट में पढ़ा है कि देश को आज़ादी मिली, उसके बाद में चीज़ें कैसे बढ़ी, तो इसमें आपने देखा होगा वार की सिचुएशन भी थी, फिर कंट्री में इंटरनल सिचुएशन भी खराब हो गई, इमरजेंसी की हालत भी लग गई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का धीरे धीरे कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो ये घड़ा भर गया 1989 1990 तक आके ये घड़ा भर गया। फिर फाइनली जब हमें आईएमएफ से लोन लेना पड़ा तो आईएमएफ ने ये कंडीशन रखी कि आप अपनी इकोनॉमी को ओपन अप करोगे, ये जो आपकी रेस्ट्रिक्टेड इकोनॉमी है इसको आप ऐसा नहीं रखोगे। अब आईएमएफ ने ऐसा क्यों बोला? आईएमएफ ने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि आईएमएफ चल रहा था यूएसए के इशारे पे, ठीक है। वो आज भी यूएसए के इशारे पे चलते हैं। क्यों चलते हैं? क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि सबसे ज्यादा रुपए उनको कौन दे रहा है, सबसे ज्यादा रुपए उन्हें यूएसए दे रहा है। और जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं ये अधिकतर वेस्टर्न नेशन एंड स्पेशली यूएसए का बहुत बड़ा डोमिनेटिंग रोल है वहां पे। यूएसए ने बोला कि उनसे अपनी इकोनॉमी खुलवाओ। जब उनको पता है कि जब इंडिया की जब इकोनॉमी ओपन अप होगी तो इंडिया का बहुत बड़ा मार्केट है, इंडिया में बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, जब हमारी कंपनी यहाँ आएंगी तो उनको बहुत ज़्यादा फायदा होगा और इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। तो उन्होंने अपना फायदा देखा, लेकिन कहीं ना कहीं वो इंडिया को भी फायदा हुआ। ऑल्दो ऐसा नहीं है कि हमने हमारी इकोनॉमी 1991 में ओपन अप की, 1980s के बाद से सरकारें लग गई थी कि थोड़ी थोड़ी हम इकोनॉमी को ओपन अप करते जाएं। हाँ, वो ये हुआ कि एकदम से 1991 में हमें ये शौक लगा, लेकिन गवर्नमेंट धीरे धीरे कोशिश कर ही रही थी पहले से भी, ठीक है। अब इकोनॉमी ओपन अप हुई तो बहुत सारे एफडीआई वगैरह हेल्थ सेक्टर में आए, एजुकेशन सेक्टर में आए, तो चीज़ें सुधरी भी। और अगर हम देखें तो आज़ादी के बाद में हमें वो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट नहीं मिली जो हमें आज के तारीख में देखने को मिल रही है। अब इसका रीज़न भी वही है कि आज़ादी के बाद में वो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इसलिए नहीं मिली क्योंकि आप उस समय की हालत को भी तो समझिए, फिर आप ये भी तो समझिए कि हमें पाकिस्तान, चाइना, इन सब के साथ युद्ध हुए हमारे, तो वहां पे भी रुपए लगे, फिर भूखमरी जैसी भी स्थिति आई, फिर ग्रीन रेवोल्यूशन आया, तो कितनी सारी चीजें हुई थी उस दौरान पे, ठीक है। और आज ये है कि आज चलो सारी चीजें वो तो हो गई, लेकिन आज कुछ हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी भी और हम उस चीजों से बहुत उभर आए हैं, तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बहुत हाई नजर आने लग गई है, ठीक है। देखो, इकोनॉमी का एक साफ साफ सिद्धांत है कि समय समय पे रिफॉर्म करने की आवश्यकता है। एकदम से आप लोग रिफॉर्म करोगे तो वो चीज़ें सही नहीं होगी, एकदम से रिफॉर्म करोगे तो चीज़ें उसका इफेक्ट सही नहीं पड़ेगा। और अगर आप लोग धीरे धीरे अगर इकोनॉमी में रिफॉर्म्स होते रहे तो चीज़ें संभलती रहेगी। इवन चाइना ने भी अपनी इकोनॉमी धीरे धीरे ओपन अप उनके हिसाब से वो लोग करते गए। तो समय के साथ साथ जैसे सोवियत यूनियन क्यों कोलैप्स हुआ, क्योंकि उन्होंने अपनी इकोनॉमी में एकदम से उनको रिफॉर्म करने की आवश्यकता पड़ी। तो एकदम से मत करो, धीरे धीरे आप लोग सारी चीजें करें तो सारी चीजें बहुत स्मूथली हो जाएगी। क्लियर है? ठीक। While it may too be early to say how good this has been for India, the ultimate test is not high economic rate as making sure that the benefits of growth are shared so that everyone is better off. अब यहाँ पे ये बोला गया है कि हम ये नहीं बोल सकते कि 1991 की जो पॉलिसी थी कि पूरे इंडिया की इकोनॉमी को ओपन अप कर दो, प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसीज को खत्म कर दिया जाए, हमारी इकोनॉमी को जो ओपन अप कर दिया जाए, इससे हम ये नहीं कह सकते कि इंडिया ने बहुत इकोनॉमिक ग्रोथ रेट अचीव की है। अगर हम लोग नंबर्स में देखिए तो नंबर्स में तो हम कह सकते हैं कि इंडिया 7% की जीडीपी ग्रोथ रेट से बढ़ रहा है और हम लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है इस पूरे वर्ल्ड की,
कहने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन नंबर से क्या होगा उनका यह है कि क्या गरीब को भला हो रहा है, ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है इससे क्या गरीब को भला हो रहा है। अब एक रिपोर्ट तो ये भी दावा करती है कि इंडिया में अमीर और अमीर होते जा रहा है और गरीब होते जा रहा है। तो ठीक है, तो जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है, जो फिगर्स हैं, इस फिगर में हमको ये भी देखना है कि गरीबों के पास कितना पहुंचा, जो गरीब थे वो उस स्थिति से बाहर आ पा रहे हैं, नहीं आ पा रहे हैं, या फिर जो इकोनॉमी जो ओपन अप करी है वो कुछ प्राइवेट प्लेयर्स के लिए ही हेल्पफुल रही है, कुछ प्राइवेट प्लेयर ही उसका फायदा उठा पा रहे हैं और जो गरीब है वो उसका नुकसान भर पा रहे हैं। सो हम ट्रूली डेवलप्ड इंडिया कब कहेंगे और हम कब कहेंगे कि इंडिया की ग्रोथ रेट बहुत अच्छी है, जब सारे जितने भी लोग हैं वो सारे लोगों का विकास बहुत अच्छे से हो, सारे लोगों का डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो। तो आज की तारीख में कहना कि ये 1991 की क्या पॉलिसी थी, सही थी गलत थी, वो हम आज की तारीख में जज नहीं कर सकते हैं। और जज इस बेसिस पे किया जाना चाहिए कि गरीब को कितना फायदा पहुंचा है। वो जो जिनको हम गरीब बोलते हैं वो उस गरीब की कैटेगरी से ऊपर उठ के मिडिल क्लास की कैटेगरी में कब आएंगे, हमें इस चीज का ध्यान रखना होगा। आई होप आपको इस वाली चीज में समझ में आया होगा। ये मोर और एवर आप लोगों के लिए इस वीडियो में एक स्टोरी फॉर्मेट में हो गया कि चीजें किस हिसाब से चलती आ रही हैं, चीजें किस हिसाब से हुई हैं और इंडिया इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में कब जुड़ा। तो देखा जाए तो हम बोलते हैं कि 1991 में इंडिया इस पूरे वर्ल्ड के साथ में जुड़ा, तो देखा जाए तो ये बात सही है, लेकिन इंडिया उसके थोड़े से पहले से अपनी इकोनॉमी को ओपन अप करते जा रहा था, लेकिन 1991 में पूरी तरीके से ओपन। हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ पटेल, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। और इस वीडियो में हम रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन के बारे में बात करेंगे। रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है, इसमें बेसिकली हम लोग देखेंगे कि ग्लोबलाइजेशन के क्या क्या क्रिटिसिज्म आए हैं, वो हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, रेजिस्टेंस मतलब यहाँ पे हमें ग्लोबलाइजेशन के क्रिटिक्स को दर्शाना है कि ग्लोबलाइजेशन पे क्या क्या क्रिटिसिज्म आए हैं। हम लोग आपकी जो बुक है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, उसका लास्ट यूनिट दैट इज लास्ट चैप्टर नंबर 9 ग्लोबलाइजेशन पढ़ रहे हैं और ऑलमोस्ट हमने उसके सारे टॉपिक्स डिस्कस कर लिए हैं, सिर्फ एक दो टॉपिक ही बचे हैं। सो अगर आपने पहले के वीडियो नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाके इससे पहले वाले प्रीवियस वीडियोस आप लोग देख लीजिए, उससे आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिल जाएगी। ग्लोबलाइजेशन बेसिकली किस बारे में बात करता है, ग्लोबलाइजेशन बात करता है इंटरकनेक्टनेस के बारे में कि पूरा वर्ल्ड आपस में कैसे इंटरकनेक्टेड है, पूरा वर्ल्ड कैसे एक हो गया है। आज की तारीख में कोई भी कंट्री आइसोलेशन में नहीं रह सकती है, हर कंट्री मिलजुल के, मतलब दूसरे देशों पे कहीं ना कहीं वो डिपेंडेंट हो ही जाती है। मिलजुल के इन द सेंस कि वो दूसरे देश पे कहीं ना कहीं डिपेंडेंट हो ही जाता है। कहीं से हमको रॉ मटेरियल लेना है तो कहीं हमको फिनिश गुड्स पहुंचाने हैं, तो कहीं अगर हमारे ऊपर आपदा विपदा है तो कोई दूसरी कंट्री हमको बचाने के लिए आ रही है, तो हम लोग आइसोलेशन में नहीं रह सकते हैं। और उसके बाद में आज की तारीख में ट्रेड वाला सिनेरियो इतना बढ़ गया है कि हर कंट्री आज कहीं ना कहीं ये जो इंटरनेशनल ट्रेड है इसमें कहीं ना कहीं इंडल्ज्ड है, तो इसने भी कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन को एक थ्रस्ट दिया है। मोर एवर, और जो ग्लोबलाइजेशन मतलब एकदम अपनी पीक पे, हम कहें कि एकदम से पूरा वर्ल्ड कैसे इंटीग्रेट हो गया है, इसका सबसे अच्छा आप देखोगे कि इसका सबसे अच्छा रीजन जो है वो है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी इस लेवल तक बढ़ गई है कि उसने ग्लोबलाइजेशन को मदद की है कि वो और ज़्यादा स्प्रेड हो, और उसी ने ग्लोबलाइजेशन को और ज़्यादा स्प्रेड किया है। आई होप अब ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। साथ ही साथ आपको ये समझ में आ गया होगा कि ग्लोबलाइजेशन के पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या है, क्योंकि हमने इनके बारे में भी बात कर चुके हैं कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो मल्टी डायमेंशनल फिनोमिना है, उसके कुछ पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस भी है, कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस भी है और इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस भी है। ठीक है, इतना आपको यहाँ पे समझ में आ गया है। Now, we have already noted that globalization is very contagious subject and has invited strong criticism all over the globe. अब यहाँ पे जो सबसे पहला वर्ड है वो है कंटेजियस। कंटेजियस मतलब क्या है कि ग्लोबलाइजेशन एक बहुत ज़्यादा कंटेजियस सब्जेक्ट है, हम उसको अच्छे से डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, हम मतलब हर इंसान का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। पॉलिटिकल साइंस इज ऑल अबाउट डिबेट्स, मैंने आपको पहले भी बताया है। तो पॉलिटिकल साइंस के कोई भी टॉपिक होंगे, जैसे ग्लोबलाइजेशन हुआ या कोई और टॉपिक भी हुआ, तो यहाँ पे बहुत सारी डिबेट्स है। ठीक है, सब लोग अपना अपना ओपिनियन दे रहे हैं, ये कुछ और बोल रहे हैं, वो कुछ और बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ सब लोग अपना अपना ओपिनियंस दे रहे हैं। तो ग्लोबलाइजेशन एक बहुत ज़्यादा कंटेजियस सब्जेक्ट है,
कुछ लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कुछ लोग तारीफ कर रहे हैं, और सबके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। और उसके बावजूद हम लोग ग्लोबलाइजेशन को डिफाइन अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इतना ब्रॉडर सब्जेक्ट है कि हम इतना ब्रॉडर टॉपिक है कि इसका एक दो लाइन में डिफाइन करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। Critics of globalization makes a variety of arguments. Those on the left argue that contemporary represent a particular phase of global capitalism that makes the rich richer and fewer and the poor poorer. यहाँ पे ये बताया गया है कि अलग अलग क्रिटिक्स ने अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू दिए हैं। अब हमेशा पॉलिटिकल साइंस में लेफ्ट और राइट आपने सुना होगा, एक लेफ्ट होता है, एक लेफ्ट विंग होता है और एक राइट विंग होता है, ठीक है। सो एक चीज मैं आपको बता दूं, जो लेफ्ट विंग होता है वो लेफ्ट विंग हमेशा वो ध्यान देता है, लेफ्ट विंग का थोड़ा सा झुकाव होता है सोशलिज्म के टुवर्ड्स, लेफ्ट विंग का थोड़ा झुकाव होता है वेलफेयर के टुवर्ड्स, और जो राइट विंग है वो टोटली बिजनेस माइंडेड होते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कैसे, मतलब राइट विंग का भी रहता है कि डेवलपमेंट हो। देखो लेफ्ट विंग और राइट विंग दोनों का ऑब्जेक्टिव डेवलपमेंट होता है, लेकिन डेवलपमेंट की अप्रोच दोनों की अलग होती है। लेफ्ट विंग बोलता है कि सोशलिज्म के माध्यम से होगा, वहीं राइट विंग बोलता है नहीं, कैपिटलिज्म के माध्यम से होगा। प्राइवेट प्लेयर आएंगे, प्राइवेट प्लेयर ज्यादा अच्छे से डेवलपमेंट करेंगे, सरकार अच्छे से काम नहीं कर पाती है, तो ये राइट विंग का है। और जो लेफ्ट विंग है, लेफ्ट विंग बोलती है कि नहीं, सरकार को काम करना चाहिए, प्राइवेट प्लेयर्स को नहीं आना चाहिए, ये लेफ्ट की आइडियोलॉजी है। सो लेफ्ट इज somewhat more tilted towards socialism और राइट is somewhat tilted towards capitalism, ठीक है। सो ये लेफ्ट और राइट की पूरी डिबेट ये है, अगर आपने कभी पहले भी सुना हो, पहले भी पढ़ा हो, सो इनकी डिबेट्स कुछ ऐसे ही चलती है। तो यहाँ पे जो लेफ्ट है, लेफ्ट क्या बोल रहा है, लेफ्ट साइड है वो लेफ्ट बोल रही है कि जो ग्लोबलाइजेशन है वो ग्लोबल कैपिटलिज्म को डिनोट करता है। ग्लोबल कैपिटलिज्म इन द सेंस कि यहाँ पे कुछ प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे जो कि अपनी पूरी मोनोपोली बना लेंगे मार्केट में, और ग्लोबल कैपिटलिज्म में क्या होगा, वो जो अमीर है वो और अमीर होता जाएगा और जो गरीब है वो और गरीब होता जाएगा, ठीक है। जैसे कि हम लोग देखते हैं यूएसए वगैरह या जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, इनको ग्लोबलाइजेशन से सबसे ज्यादा फायदा हुआ है कंपेरेबल अफ्रीकन कंट्रीज। अफ्रीकन कंट्रीज तो आज भी उस जाल में है, मतलब ये लोग बड़ी बड़ी ये जो देश हैं, जो डेवलप देश है, वो जाती है, वो वहाँ उनको एक्सप्लॉइट करती है, उनसे रॉ मटेरियल्स लेती है, फिनिश प्रोडक्ट बनाती है और उनको बेच देती है, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो अमीर है, जो कंट्री अमीर है वो और अमीर होती जा रही है, और जो कंट्री गरीब है वो और गरीब होते जा रही है। साथ ही साथ अगर आप एक देश में भी बात करें, लाइक इंडिया में अगर आप बात करें, तो इंडिया में भी जो फ्यू बिजनेसमैन हैं उनकी वेल्थ बढ़ते जा रही है, लेकिन जो गरीब है उनकी वेल्थ घटते जा रही है। सो ये सिलसिला यहाँ देखने को मिल रहा है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के जो फायदे हैं वो सबको अलग अलग होते हैं, और जो सबसे ज्यादा फायदा किसी को होता है ग्लोबलाइजेशन में, तो जो बड़े बड़े प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको होते हैं, और सबसे ज्यादा नुकसान किसी को होता है तो गरीबों को होता है। तो ये लेफ्ट का आर्ग्यूमेंट है कि अमीर अमीर होते जा रहा है और गरीब गरीब होते जा रहा है। क्लियर है। वीकनिंग ऑफ स्टेट्स लीड्स टू द रिडक्शन इन द कैपेसिटी ऑफ स्टेट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इट्स पुअर। साथ ही साथ ग्लोबलाइजेशन में क्या है, ग्लोबलाइजेशन में वीकनिंग ऑफ द स्टेट। अब वीकनिंग ऑफ द स्टेट मतलब क्या है, स्टेट क्या कर रहा है, जो सरकार है, सरकार ज्यादा से ज्यादा चीज प्राइवेट प्लेयर्स को दे रही है। पानी पहुंचाना है तुम पहुंचा दो, मतलब पानी पहुंचाना है तो उन्होंने किसी प्राइवेट फर्म को, किसी प्राइवेट कंपनी को टेंडर दे दिया। बिजली पहुंचाना है, प्राइवेट कंपनी को टेंडर दे दिया। तो जो सारी चीजें हैं, सारी चीजें तो प्राइवेट कंपनीज करने लग गई हैं, तो सरकार क्या कर रही, सरकार कुछ नहीं कर रही, बस बैठी है। तो सरकार बैठी है तो सरकार कमजोर होती जा रही है, और प्राइवेट प्लेयर मजबूत होते जा रहे हैं, क्योंकि पानी भी वही पहुंचा रहे हैं, बिजली भी वही पहुंचा रहे हैं, फिर कपड़े में भी वही है, फिर घर बनाने का भी ठेका उन्होंने लेकर रखा है। तो सब कुछ तो प्राइवेट प्लेयर कर रहा है, और सरकार कुछ नहीं कर रही है, सरकार बस बैठ रही है और अपने टेंडर बांट रही है। तो यहाँ पे जो वीकनिंग ऑफ द स्टेट है, ये डिनोट करता है कि सरकार कमजोर होते जा रही है, और ये जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं ये लोग मजबूत होते जा रहे हैं। और सरकार कमजोर होगी तो ऑफकोर्स गरीबों को नुकसान होगा, क्योंकि ये जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, ठीक है, जो प्राइवेट कंपनीज है, वो किस बेसिस पे काम करती है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बेसिस पे काम करती है, ठीक है। सो ये जो पुअर हैं, ये पुअर और कमजोर होते जा रहे हैं, क्योंकि वो प्राइवेट फर्म्स, वो प्राइवेट प्लेयर हमेशा अपना फायदा देखेंगे। क्लियर है। क्रिटिक्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन from the political right express anxiety over political, economy and cultural effects. In political term, they also fear the weakening of the state. ठीक है। अब यहाँ पे क्या है,
यहाँ पे ये बताया गया है कि हमने इकोनॉमिक की बात करो, चाहे पॉलिटिकल की बात करो, चाहे कल्चर की बात करो, कहीं ना कहीं स्टेट वीकन हो रहा है। पॉलिटिकल टर्म्स में स्टेट की सोवरेनिटी नहीं रह रही है, सरकार डिसीजन खुद नहीं ले पा रही है। पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन याद करो, तब मैंने आपको एक डिबेट बताई थी कि एक तरफ होती है स्टेट सोवरेनिटी और एक तरफ होते हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। क्या सरकार अपने फैसले खुद ले सकती है? सरकार बिल्कुल अपने फैसले खुद लेती है, लेकिन सरकार को ध्यान रखना पड़ता है कि उन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में मैं क्या जवाब दूंगा जब मेरे से वहां पे सवाल पूछा जाएगा। तो पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज में हम ये देखते हैं कि सरकार कमजोर होती जा रही है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जो पावरफुल कंट्री है वो मजबूत होती जा रही है। साथ ही साथ अगर हम लोग कल्चरल टर्म्स में देखें तो कल्चरल टर्म्स में क्या हो रहा है? कल्चरल टर्म्स में भी यही होते जा रहा है कि वेस्ट कल्चर जो है उसको सब लोग अपना रहे हैं, और जो इंडियन कल्चर है, जो एशिया का जो कल्चर है, सिर्फ इंडिया ही नहीं, जो एशिया का कल्चर है, लोग उसे कहीं ना कहीं भूल रहे हैं और हम लोग वेस्टर्न कल्चर को ही सुपीरियर मानते हैं। कल्चर इन द सेंस सिर्फ कपड़ों से नहीं होता है कि जीन्स कुर्ती या कुर्ता या ये पहन लिया, ये कल्चर को डिनोट करता है। कल्चर यानी खाने का भी होता है, हम लोग वेस्ट वाले खाने को ज्यादा प्रेफर करते हैं। कल्चर यानी नेटफ्लिक्स भी है, हम लोग हॉलीवुड की मूवी ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। कल्चर हम कैसे बैठ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमारी पूरी आइडियोलॉजी जो है वो वेस्टर्न आइडियोलॉजी, हम वेस्ट से अपने आप को कंपेयर करने लग गए हैं। Economically, they want to return to a self-reliance and protectionism, at least in certain areas of economy. अब यहाँ पे जो लेफ्ट विंग है वो बोलता है कि इकोनॉमी में देखें तो ये जो प्रोटेक्शनिज्म वाली जो आइडिया, प्रोटेक्शनिज्म जो था, इसको वापस लाने की जरूरत है। वापस लाने की क्यों जरूरत है? क्योंकि कुछ एरिया में रेस्ट्रिक्शंस होना जरूरी है ताकि देश में उनका अच्छे से उत्पादन हो उस एरिया में और वो एरिया अच्छा परफॉर्म करे। अगर आप सारे चीज में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बुला लोगे तो फिर देश की जो इंडिजिनियस इंडस्ट्री है उसका क्या होगा? ठीक है, सो ये लोग प्रोटेक्शनिज्म की बात करते हैं कि कुछ एरिया में रेस्ट्रिक्शंस होना जरूरी है और कुछ एरिया में मतलब सारी चीजें आप ओपन अप कर दो। ठीक है, culturally they are worried that traditional culture will be harmed and people will lose their age old values and ways। वही वाली बात है कि ट्रेडिशनल कल्चर कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है, जो सालों से चली आ रही प्रथाएं वो सब खत्म हो रही है और हम लोग वेस्टर्न कल्चर के टुवर्ड्स inclined है। Many anti-globalization movements are not opposed to the idea of globalization per se as much as they are opposed to the specific program of globalization which they see in the form of imperialism। अब हम लोग देखते हैं कि अलग अलग जगह मूवमेंट चल रहे होते हैं, अलग अलग जगह प्रोटेस्ट चल रहे होते हैं, तो बहुत ज़्यादा एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट्स भी चल रहे होते हैं। लोग ग्लोबलाइजेशन का अपोज करते हैं, स्ट्रीट पे ऐसे ग्लोबलाइजेशन के ऐसे पोस्टर लगाए घूमते हैं। वो क्या है, वो क्या दर्शा रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि हमें ग्लोबलाइजेशन से तकलीफ नहीं है, बिल्कुल पूरा वर्ल्ड साथ में रहे, पूरा वर्ल्ड इंटीग्रेट होकर रहे, उससे तकलीफ नहीं है, लेकिन हमें इस बात से तकलीफ है कि ग्लोबलाइजेशन के नाम पे आप सब कुछ वेस्टर्न आइडियाज, आप सब कुछ वेस्टर्न कंपनीज को हमारे ऊपर थोप दें, ये हमें मंजूर नहीं है। ये एक तरीके से वही वाली बात हो गई कि आप हम पे फिर से रूल कर रहे हो, फिर से हम पे वेस्ट रूल कर रहा है। हम ये कहते हैं कि अंग्रेज आके गए, अंग्रेज ने हमारे ऊपर रूल किया, लेकिन अगर आज भी देखें तो वेस्टर्न आइडियाज, वेस्टर्न वैल्यूज, वेस्टर्न खाना, वेस्टर्न मूवीज, आज ये हम लोगों पे रूल कर रहे हैं। ठीक है, सो ये बोल रहे कि हमें तकलीफ इस इंपीरियलिज्म वाली टेंडेंसी पे है, हमें तकलीफ ग्लोबलाइजेशन से नहीं है, हमें तकलीफ ये है कि ये जो वेस्टर्न आइडियाज है, जो वेस्टर्न इंपीरियलिज्म है, हमें इससे तकलीफ है। तो जो एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट है वो ये बोलते हैं कि हमें ग्लोबलाइजेशन से तकलीफ नहीं है, हमें तकलीफ है। तो वो तकलीफ किससे है? वो तकलीफ है इन आइडियाज से। फिर देखो अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस वगैरह हुई है, जैसे ही 1999 वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई थी। ठीक है, उस मिनिस्ट्रियल मीटिंग में क्या हुई थी? बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट वगैरह हुए थे। क्यों प्रोटेस्ट वगैरह हुए थे? अनफेयर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस बाय इकोनॉमिकली पावरफुल स्टेट। ठीक है, ये जो इकोनॉमिकली पावरफुल स्टेट्स हैं, ये ऐसे ट्रेड करते हैं कि इस हिसाब से मतलब कि उनका फायदा हो। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लाइक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड बैंक है, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस है, यहाँ पे कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि वेस्टर्न इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, खास करके अमेरिका का इन्फ्लुएंस, क्योंकि वो सबसे ज्यादा रुपए देता है उनको फंडिंग में। अब ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये अमेरिका के इशारे पे ही चलते हैं ज्यादातर, क्योंकि अमेरिका का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। अब अमेरिका के इशारे पे चलते हैं तो जब यहाँ पे जब पॉलिसीज बनती हैं तो वो पॉलिसीज ऐसी बनाई जाती है जिससे कि अमेरिका को फायदा हो। तो यहाँ पे कई बार बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुए कि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो ट्रेड पॉलिसीज हैं वो वेस्टर्न नेशन को फायदा पहुंचा रही है और जो डेवलपिंग और जो पुअर कंट्रीज हैं उनको नुकसान पहुंचा रही है। एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है, इसे बंद किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जो पूरा वर्ल्ड है वो पूरा वर्ल्ड एक तरीके से वेस्टर्न हेजेमनी, एकदम वेस्टर्न आइडियोलॉजी से झूल गया है, मतलब उनमें लग गया है।
It was argued that the interests of the developing world were not given sufficient importance in evolving global economic system. The World Social Forum WSF is another global platform which brings together a wide coalition composed of human rights activists, environmentalists, labor, youth, women activists opposed to neoliberal globalization. अब यहाँ पे ये है कि वही उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया है। फिर यहाँ पे एक और फोरम की बात की गई कि वर्ल्ड सोशल फोरम है, वहाँ पे अलग अलग चाहे इन्वायरमेंटलिस्ट हो, चाहे यूथ हो, चाहे महिला हो, सब ग्लोबलाइजेशन का अपोज करते हैं, नियो लिबरल ग्लोबलाइजेशन का अपोज करते हैं। मतलब कि आपने प्राइवेटाइज कर दिया, आपने लिबरलाइज कर दी अपनी इकोनॉमी, आपने प्राइवेटाइज कर दिया, आपने ग्लोबलाइज कर दिया। ये जो आज की जो पॉलिसीज आप देखते हो वो लोग इसको अपोज करते हैं। सो कुल मिला के हमने यहाँ पे देखा है कि ग्लोबलाइजेशन की क्या क्रिटिसिज्म है, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन की क्या क्या नेगेटिव कॉनोटेशन है वो आपको पता होना आवश्यक है। अब ग्लोबलाइजेशन के फायदे भी हैं, जैसे मैंने बताया कि अगर आपको फायदे लिखने की बारी आ जाए तो कल्चरल टर्म्स में हम लोग नेगेटिव लिख के फायदा ये लिख देंगे कि इसने हमारी चॉइसेस बढ़ाई है। और ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ वेस्टर्न कल्चर को अपनाते हैं, हम लोग इंडियन प्लस वेस्टर्न करके पहनते हैं, लाइक ऊपर कुर्ता पहन लिया, नीचे जीन्स पहन ली, ठीक है। सो आपको नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पता होना चाहिए। आपको अगर एक अच्छा आंसर लिखना है तो आपको दोनों चीजें पता होनी चाहिए। सिर्फ नेगेटिव पे फोकस मत करना, पॉजिटिव पे भी फोकस करना है। क्वेश्चन कैसा ट्विस्ट होके आ जाए ये आपको नहीं पता है। आई होप ये वाली चीजें आपको सारी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी, आप सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सो मैग्नेट ब्रेन्स की वीडियोस आप लोग यूट्यूब से तो एक्सेस कर ही सकते हैं, बट बहुत बार ये होता है कि आपको यूट्यूब पे वीडियो नहीं मिल पाते हैं, तो उसका सोल्यूशन लेके आया मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट से आप वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। वेबसाइट पे पहुंचने के लिए www.magnetbrains.com लिख के गूगल पे सर्च कीजिएगा तो आपको मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट ओपन हो जाएगी वहां पे, और वहां से आप क्लासेस वाइज सारे वीडियोस आप देख सकते हैं। सारे वीडियोस आपको सिस्टमैटिक फॉर्मेट में मिल जाएंगे, नहीं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऐप के माध्यम से भी देख सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहां पे क्लास केजी से लेकर क्लास 12 तक पढ़ाया जाता है, और यहाँ पे जितने भी वीडियोस हैं वो सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। सो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को शेयर कीजिए, मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताइए, अपने स्कूल में, कॉलेजेस में, ट्यूशंस में भाई बहनों को बताइए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।